अच्छा, तो सी एस एस और एच टी एम एल जो है ना, दोनों हमारी उस बुक में अवेलेबल हैं जो फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं। तो बुक से रेफरेंस लेंगे, पर काम जो हम सीखेंगे या जो हम करेंगे वो प्रैक्टिकल होगा सारा ना, तो उसको करके देखते रहेंगे। बुक इसलिए रखी हुई है कि ताकि कोई चीज़ें मिस ना हो। और बुक से पढ़ना ये कि आप बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में चीज़ों को सीख रहे होते हैं अगर आप बुक फॉलो कर रहे होते हैं ना। तो हमने ऑलमोस्ट एच टी एम एल के जो है ना कितने चैप्टर पढ़ लिए थे एच टी एम एल के? 6 चैप्टर हमने कवर कर लिए थे, जिसके अंदर हमने लिंक्स को और लिस्ट को, इसके अलावा इमेजेस को, और जो बेसिक स्ट्रक्चर वाले टैग्स होते हैं, जैसे कि हमारा है H1 है, पैराग्राफ है, इस तरह के जो होते हैं वो चीज़ें हमने सारी कर ली। मेनली यही चीज़ें आगे यूज़ होती हैं। एक दो टैग्स और हैं जो कि मैं आज हम CSS करेंगे, तो उसके साथ साथ आगे भी क्लासेस के अंदर मैं आपको बताता रहूँगा। अच्छा, चैप्टर 8 और चैप्टर 7 भी रहता है हमारा। तो चैप्टर 7 इम्पोर्टेंट है, बट फ़िलहाल के लिए इसको पॉज करते हैं। किसी दिन जो है ना दोबारा से पीछे आएंगे और चैप्टर 7 को कवर करेंगे जब हमें नीड होगी फॉर्म्स की। फ़िलहाल अभी हमें फॉर्म्स की नीड नहीं है, तो बेसिकली चैप्टर जो 7 है वो है फॉर्म्स का। अगर आप लोग पढ़ना चाहें आप घर से पढ़ सकते हैं। फॉर्म्स बेसिकली मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जब हम यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं ना वेबसाइट के अंदर, अभी तक तो हम प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन आप जब ले रहे होते हैं ना उसको फॉर्म्स की शेप में लेते हैं हम। जैसे आपने कहीं गूगल के लिए साइन इन किया, ठीक है, या कोई फॉर्म सबमिट किया एप्लीकेशन वगैरह के थ्रू, तो वो सारे काम फॉर्म से होते हैं। अच्छा, चैप्टर 7 फॉर्म्स के बारे में है। और उसके अलावा चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 के अंदर हमारे पास जो है ना मार्कअप्स, एक्स्ट्रा मार्कअप्स हैं। अब देखें ये हैं एक्स्ट्रा में, लेकिन ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसके अंदर वही होंगी जैसे डिव हो गया, और किस तरह से टेक्स्ट को रैप करना है। अब ये कमेंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मार्कअप्स में आती हैं चीज़ें। लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले ही देख चुके हैं। आईडी एट्रीब्यूट, इसका मैं जब CSS का पढ़ेंगे हम तो मैं आपको बताऊंगा आईडी एट्रीब्यूट क्या होती है। एट्रीब्यूट्स हमें पता है क्या होता है, उसी में एक आईडी भी होता है और एक क्लास भी होता है, जो कि CSS के टाइम पे बहुत अभी आपको यूज़फुल है उस टाइम के लिए CSS जब हम करेंगे। तो क्लास एट्रीब्यूट हो गई। ब्लॉक एलिमेंट्स हमें पता है क्या होते हैं। ब्लॉक्स एलिमेंट हमने पहले ही देख लिए थे। इनलाइन एलिमेंट्स भी हमने देख लिए थे। ग्रुप का टेक्स्ट और एलिमेंट को ब्लॉक कैसे करना है उसके लिए मैं बता रहा था अभी। तो डिव होता है हमारे पास एक टैग, ठीक है। डिव क्या करता है कि जब आपने 2 से 3 या मल्टीपल टेक्स्ट को किसी एक बॉक्स में रैप करना है ना, उसको रैप करने के लिए डिव यूज़ होता है, ठीक है। डिव क्या करता है कि आप डिव आपने जब लिखा तो आपको एक बॉक्स बना के उसने दे दिया। उससे ये होता है कि आप अपने कंटेंट को ना सेपरेट करके डिवाइड कर रहे होते हैं और उसको सेपरेट सेपरेट करके बॉक्स को रख रहे होते हैं। एक बॉक्स बनाते हैं आप, बॉक्स के अंदर आपने बोला कि एक H1 आएगा, एक इमेज आएगी, जिस तरह से यहाँ बुक में भी मेंशन है इमेज है, फिर उन्होंने उसके अंदर ULLI बनाए हुए हैं। तो आपको ये पूरा एक कंटेंट इस तरह से बॉक्स के अंदर नज़र आता है। डिव सिंपल है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स पास भी नहीं होते। सिर्फ इसमें क्या होता है कि ओपन टैग होता है और एक क्लोज टैग होता है। ओपन क्लोज टैग के बीच में आप इनर HTML नहीं लिख रहे होते, जो कि हम मेनली सिंपल टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, बल्कि हम अदर टेक्स्ट यूज़ कर रहे होते हैं। H1 हो गया, UL हो गए, या इस तरह के जो भी टेक्स्ट हैं हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे अभी आगे कि डिव कैसे काम करता है, बट ये आपने याद रखना है कि ये ग्रुपिंग करने के लिए यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है? ग्रुपिंग करने के लिए यूज़ होता है। ग्रुपिंग टेक्स्ट इनलाइन है, ठीक है। ये इनलाइन हम पहले भी कर चुके हैं, पैराग्राफ के अंदर ही हमने स्पेन किया था। तो बेसिकली हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग यूज़ कर रहे थे, तो हम ग्रुपिंग कर रहे थे। तो ये भी वही है कि पैराग्राफ के अंदर हम स्पेन यूज़ कर रहे हैं। और आई फ्रेम है, ये मैप वगैरह के लिए होता है। आगे चल के हमें देखते हैं इसको भी कैसा यूज़ करना है। मैप जब गूगल मैप की लोकेशन वगैरह लगानी होती है उसके लिए आई फ्रेम यूज़ होता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा मार्कअप्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। और ये कुछ साइंस यूज़ होती हैं, इन्हें भी देखते हैं बाद में किस तरह से काम करती हैं। सारी का सबका अलग काम होता है। बेसिकली ये कि आप HTML के अंदर आप है ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर जब लिख रहे होते हैं ना, तो वो डायरेक्ट तो नहीं होता, क्योंकि अब ये टैग
अगर आपको पता हो ये साइन किस लिए यूज़ होती है, ये वाली, हाँ, एक जब हम टैग को ओपन क्लोज करते हैं तो हम एंगल्स बनाते हैं ना, ये उसके लिए यूज़ होती है। तो अगर यही साइन आपको वेब पे भी प्रिंट करनी है तो फिर आप कैसे करेंगे? तो डायरेक्ट अगर ये लिख देंगे तो HTML तो उसको वो टैग समझेगा कि आप टैग ओपन या क्लोज कर रहे हैं, उसका एंगल समझेगा। लेकिन अगर उसी लिए इस तरह की कुछ और चीज़ें होती हैं जो लिख के आप जो है ना इस तरह की शेप्स अपनी वेबसाइट के अंदर गेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा में होती हैं, हम देखेंगे, या तो आप भी पढ़ना चाहिए आपको घर से बुक में भी, वरना ये कि इसको जो 2-3 चैप्टर हमारे रहते हैं ना वो हम इंशाल्लाह आगे चल के कवर करेंगे। बाकी फ्लैश वीडियोज़ और ऑडियो ये चैप्टर जो है ना ऑप्शनल है, इतना यूज़ नहीं होता, बट आपको पता होना चाहिए कि HTML के थ्रू हम वीडियोस और ऑडियोज़ भी जो है ना लगा सकते हैं। सही है, उसके लिए भी सिंपल होता है, ओपन टैग क्लोज टैग होता है, उसके अंदर आप जिस तरह से इमेज का SRST दे रहे होते हैं उसी तरह से वीडियो का URL दे रहे होते हैं। तो इस तरह से मतलब ऑडियो और वीडियो का सारा जो है ना काम होता है। इसकी भी हमें नीड पड़ेगी। तो जब हम कोई वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर हमें वीडियोस और ऑडियोस लगानी होंगी तो हम इस चैप्टर को पढ़ के फिर एक इस टाइप की वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले थोड़ी सी डिज़ाइनिंग सीख लें, ताकि जो आप लोग असाइनमेंट करते हैं ना उनकी जो है लुक एंड वाइज उनका अच्छा हो जाए, आप एक अच्छा असाइनमेंट बना सकें। अभी इन्होंने दिखाया हुआ है कि इस तरह से वीडियो का आ जाता है, वीडियो चल जाती है, इसके कंट्रोल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें वीडियोस के हैं आप में। ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक ये ख़त्म होता है और चैप्टर 10 से जो है ना हमारा CSS स्टार्ट होती है। CSS, अब इसमें क्या देखेंगे कि हम व्हाट CSS डज, हाउ CSS वर्क्स, और रूल्स और प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ क्या होती हैं CSS के अंदर। तो CSS का मैंने आइडिया दिया था पहले भी, आप लोगों को पता होगा। CSS किस लिए यूज़ होती है? स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है, डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है। हम वेबसाइट में जो भी कलर्स दे रहे हैं, फ़ॉन्ट्स दे रहे हैं, स्पेसिंग दे रहे हैं, या लेआउट्स को बना रहे हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शिफ्ट कर रहे हैं आइटम्स को, हर चीज़ के लिए वेबसाइट होती है। अभी तक जितनी भी हमने वेबसाइट्स देखी है ना उसके अंदर जितनी भी डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग होती है सबके लिए CSS ही यूज़ होती है। ठीक है, तो CSS के लिए सबसे पहले क्या है कि ये तो एक इंट्रोडक्शन है। CSS अलाउ यू टू क्रिएट रूल्स डेट स्पेसिफाई हाउ द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट शुड अपेयर। ठीक है, जो अभी तक हम HTML में क्या लिख रहे थे, कंटेंट लिख रहे थे, सही है। मतलब ये कि HTML के अंदर हम स्ट्रक्चर, हमने देखा था कि HTML एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर हम कंटेंट्स को अपना रखते हैं। तो जो कंटेंट हम रख रहे हैं उसको उसकी अपीयरेंस है वो किस तरह की होगी, मतलब वो कैसा नज़र आएगा। एक अगर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको टेक्स्ट को कैसा दिखाना है, इस तरह की चीज़ें, या उसमें कितनी फ़ॉन्ट साइज़ होगी, कितनी स्पेसिंग होगी, वो सारी जो इसकी अपीयरेंस होती है ना वो डिपेंड करती है CSS के ऊपर कि आप CSS कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फॉर एग्जांपल यू कैन स्पेसिफाई डेट द बैकग्राउंड ऑफ द पेज इज क्रीम, ऑल पैराग्राफ शुड अपेयर इन ग्रे यूजिंग द एरियल टाइप। अभी ये वही बता रहे हैं कि फ़ॉन्ट साइज़, एरियल फ़ॉन्ट साइज़ होता है, आपका टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा, फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा होगा, इसी में इन्होंने बात की कि एरियल होता है। ठीक है, तो अगर आपने एरियल देना है आप एरियल दे सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन होता है। इसके अलावा बहुत सारे रोबोटो पता नहीं कौन कौन से फॉन्ट्स होते हैं जो आप यूजिंग CSS प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। सही है। और पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, पूरी वेब का टेक्स्ट के कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हमने जो ऊपर डिस्कस की थी। वंस यू हैव लर्न हाउ टू राइट अ CSS रूल, लर्निंग CSS मोस्टली इन्वॉल्व लर्निंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यू कैन यूज़। सो दिस चैप्टर विल इंट्रोड्यूस यू हाउ टू यूज़ CSS। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे कि CSS कैसे काम करती है। दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, हाउ टू राइट CSS रूल्स। अब देखें CSS लिखने के रूल्स होते हैं जिस तरह से HTML के रूल्स होते हैं ना। हमने HTML में क्या रूल्स देखे थे, थोड़ा सा सोचें तो। अगर हम HTML कब सही होता है, अगर हम HTML को सही बनाएं तो HTML वो तो फाइल बनाने का हो गया। जैसे HTML हम लिख रहे हैं वो भी एक ठीक है, वो भी एक रूल है कि बिना अगर आपने नाम सही नहीं लिखा तो आपकी फ़ाइल नहीं बनेगी।
वो फाइल बनाने का रूल है और वो हर हर जगह अप्लाई होता है। जिस तरह से HTML पे अप्लाई होता है उसी तरह से CSS की फाइल्स में भी अप्लाई होगा। तो फाइल्स बनाने के भी कुछ रूल्स हमने देखे थे कि आप किस तरह के नाम रख सकते हैं। अगर आपने 2 वर्ड लिखने हैं तो उसके अंदर कैसे आप बीच में और को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अंडरस्कोर और कोई हाइफन इस तरह के आइकन्स देने के बाद, ठीक है, सॉरी कैरेक्टर देने के बाद। सो अब मैं बात कर रहा था CSS रूल्स की। जिस तरह से हमने HTML में रूल्स देखे थे कि अगर आप एक टैग ओपन करते हैं तो आपने उसको लाजमी क्लोज करना होता है, ये CSS का HTML का रूल था। अगर आपने कोई टैग ओपन किया तो आप उसको लाजमी क्लोज करेंगे वरना वो कंप्लीट नहीं होगा। फिर सिर्फ आप ओपन और क्लोज टैग करके ही HTML पे चीज़ें नहीं देख सकते, उसके अंदर आपने क्या करना होता है, उसके अंदर इनर टेक्स्ट देना होता है। ये भी एक रूल है। अगर आपने वेब पे कुछ लिखना है तो आप टैग के बीच में लिखेंगे तो ही वो आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ रूल्स हमने देखे थे। अगर एक एंकर टैग लगाना है, एंकर टैग का क्या रूल होता है, एंकर टैग का उसके अंदर HRF होता है, ठीक है। ये उसका रूल है कि अगर आप HRF नहीं देंगे तो आपका लिंक बनाने का फ़ायदा नहीं, एंकर टैग लिखने का आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो HRF देंगे तो ही आप क्या कर सकेंगे, उसको लिंक बना सकेंगे। तो ये रूल्स होते हैं। इसी तरह से CSS के भी कुछ रूल्स हैं जो कि हम आज देखेंगे क्या होते हैं और अगली वाली क्लासेस में भी देखेंगे। और CSS रूल्स अप्लाई टू HTML। अब CSS जो अप्लाई होती है ना वो होती है HTML के ऊपर, ठीक है। मतलब CSS कुछ अलग से आपको ब्राउज़र में नज़र नहीं आएगी। CSS जो हम लिख रहे होंगे ना उसका इफेक्ट आपकी HTML के ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। मतलब ऐसा ही नहीं है कि आपने CSS में कुछ भी लिखा तो वो कहीं भी रैंडम से आ गया। मतलब फॉर सपोज के मैंने लिखा कलर रेड मैंने लिखा, लेकिन किस चीज़ के लिए मैं कलर रेड करना चाह रहा हूँ, HTML पे उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। जो उसकी चेंजेस होती हैं वो HTML के ऊपर होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कलर लिख दिया तो वो किसी भी वेबसाइट के हिस्से में जाके कलर हो जाएगा। अब बात आती है कि HTML के अंदर अभी तक हमने देखा था हम कितने सारे टैग्स यूज़ कर रहे थे। मतलब अगर हमने जो अभी जो हमने सेकंड असाइनमेंट किया है उसमें आप लोगों ने कितने सारे टैग्स यूज़ किए हैं, H1 किया है, पैराग्राफ यूज़ किया है, लिंक्स यूज़ किए हैं, इमेजेस बनाई हैं, मल्टीपल पेजेस को लिंक किया है। तो इतने सारे जो टैग्स आपने बनाए हैं, अब क्या वो CSS हर टैग्स के लिए लिखा जाएगा अलग से, या मैं एक ही दफ़ा लिखूंगा वो सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये किस तरह से काम करता है वो सारी चीज़ें हैं कि स्पेसिफिक एलिमेंट को आपने कैसे टारगेट करना है, उसको कैसे CSS देनी है, किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें CSS के रूल्स में होती हैं। तो बेसिकली जो भी आप CSS लिख रहे होते हैं ना वो क्या करती हैं कि उसके जो रूल्स हैं वो HTML पे अप्लाई हो रहे होते हैं, सिंपल। अब जैसे ये एक प्रीव्यू है, हेडिंग को इन्होंने रेड कलर दिया हुआ है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बाय यूजिंग एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट का यूज़ करके हमने कलर चेंज किया था, बट ये इन्होंने CSS से किया हुआ है। तो ये काम CSS से भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग CSS थिंकिंग इनसाइड ऑफ बॉक्स। अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि CSS कैसे काम करती है। इमेजिन करना है कि इनविजिबल बॉक्स है HTML के अराउंड में, ठीक है। HTML के अराउंड में इनविजिबल बॉक्स है। इस तरह से अब यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन दिस पेज यू कैन सी अ बेसिक HTML पेज, ऑन द राइट हैंड पेज यू कैन सी दी सेम HTML पेज बट आई हैव एडिड आउटलाइंस। मतलब उस बॉक्स को उन्होंने बनाया। अभी तक हमने जो बॉक्स बनाया या हमने जो भी यूज़ किया, हमने लास्ट वाले असाइनमेंट में आप लोगों ने एक सेक्शन बनाया था जिसके अंदर क्या किया था कि इमेज और कुछ टेक्स्ट रखा था। वो बेसिकली बॉक्स तो था लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था कि वो एक बॉक्स है क्योंकि उसको कोई आउटलाइन नहीं थी, ठीक है। कोई उसमें बैकग्राउंड नहीं था या कोई उसके अंदर बॉक्स शेडो टाइप नहीं थी जिससे पता चले कि ये एक बॉक्स रख बना हुआ है और उस बॉक्स के अंदर ये चीज़ है। अगर हम बात करें CSS की तो CSS ये है कि एक अराउंड आपके HTML में ना, अब आपने लिखा है H1, उसके बाद एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, ये 3 चीज़ें आपने लिखी। अब इन चारों चीज़ों को आपने एक बॉक्स में बंद किया, जो कि मैंने पीछे बात की डिफ के अंदर आपने बंद किया, ठीक है। डिफ क्या होता है, बॉक्स, आप उसको बॉक्स समझ सकते हैं। डिफ टैग के अंदर आपने इसको रैप किया, बातें नहीं करें। डिफ टैग के अंदर आपने उसको रैप किया, उसके बाद आपने डिफ को जब बॉर्डर दिया तो उसने एक आउटलाइन ले ली जिससे पता चला कि ये जो है ना पूरा एक बॉक्स के अंदर है। तो इस तरह से CSS आपकी किसी भी एलिमेंट को अपीयरेंस को उसकी बेहतर बनाती है।
ताकि आपको चीज़ें सही तरह से विजिबल हो, आपको पता चल रहा हो वेबसाइट में किस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट जो है ना इनलाइन न्यू लाइन से हमेशा स्टार्ट होते हैं, जैसे H1 या पैराग्राफ है, ये हम पहले देख चुके हैं। और इनलाइन एलिमेंट्स क्या करते हैं, उसी फ्लो में बनते जा रहे होते हैं। जिस रो में आपने एक टेक्स्ट लिखा, उसी रो में सारे टेक्स्ट बनते जा रहे होते हैं। अब सबसे पहले बात है कि CSS यूज़ करने से पहले ना CSS के रूल्स समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि CSS के रूल्स क्या होते हैं। CSS allow you to create rules that control the way each individual box. In this example, block level elements are shown with red borders. अब ये देखें, हमने पीछे स्टार्टिंग के अंदर HTML का स्ट्रक्चर देखा था, अगर याद हो, जिसके अंदर हमने एक HTML पहले बॉक्स देखा था। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स था जो कि बॉडी का बॉक्स था। उस बॉडी के अंदर दूसरे हमारे टेक्स्ट बने हुए थे, अगर याद हो आप लोगों को। तो ये भी उसी तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन इन्होंने क्या करा है कि हर एक टेक को ना बॉर्डर दे दिया रेड कलर का। उससे क्या हो रहा है कि चीज़ें साफ विजिबल हैं कि आपका एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर आपने एक H1 लिखा हुआ है, जिस उसके बाद आपने ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं। पहले हम लिख रहे होते थे, वो सिंपल लाइन बाय लाइन आ रहे होते थे, हमें नहीं नज़र आ रहे होते थे, या हमें पता नहीं चल रहा होता था कि किस तरह से एलिमेंट्स बन रहे हैं। लेकिन अभी आप उनको देख सकते हैं। जब हम ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट देख रहे थे, तो हमें ये पता नहीं चलता था कि कौन सा एलिमेंट शुरू हुआ, कहाँ से ख़त्म हुआ। फिर हम उसको क्या कर रहे थे, बैकग्राउंड दे के देख रहे थे, कि बैकग्राउंड से उसकी पूरी लेंथ पता चल रही थी कि ये यहाँ से शुरू है और पेज के आखिरी तक ख़त्म हो रहा है। इस तरह की चीज़ें जो थी, तो ये बेसिकली वही बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जब एक स्ट्रक्चर लिखा जाता है ना, तो वो इस तरह से पूरा बना जाता है, जिसके अंदर आप CSS से बॉर्डर्स दे सकते हैं। अब इन्होंने सिर्फ एक स्पेन यूज़ किया हुआ है, ये ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है, ये एक स्पेन है। स्पेन को इन्होंने ग्रीन कलर दे दिया, बॉर्डर सॉरी। तो ये क्या हुआ कि उसके अराउंड एक बॉर्डर ग्रीन करके बन गया। एक ये UL बनाया हुआ है इन्होंने, लिंक्स बनाए हुए हैं, उसको इन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है। इस तरह से आप चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। अब ये रूल है, देखें, CSS एसोसिएट स्टाइल रूल्स विथ HTML एलिमेंट्स। CSS वर्क बाय एसोसिएटिंग रूल्स विथ HTML एलिमेंट। These rules govern how the content of a specific element should be displayed. अब CSS रूल्स क्या करता है, कंटेंट्स टू पार्ट्स, ठीक है। उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है हमारा सेलेक्टर, पहला होता है हमारा सेलेक्टर। ये चीज़ें याद रखनी है, मेन चीज़ें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो CSS नहीं लिख सकेंगे। पहला होता है सेलेक्टर हमारा। सेलेक्टर के बाद उसकी डिक्लेरेशन आती है। लेट सपोज सेलेक्टर क्या होता है, जो भी आपने टैग यूज़ किया है ना, फिलहाल हम टैग की बात करते हैं, वैसे मजीद और सेलेक्टर होते हैं। जो भी आपने टैग यूज़ किया है ना, आपने H1 यूज़ किया है या पैराग्राफ यूज़ किया है, जब आप CSS में उसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे पहले उसका सेलेक्टर। ये देखें, ये P जो है ना, P क्या होता था, हमारे पास एक टैग होता है पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ को मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कि अब से जो लेक्चर्स होंगे ना, वो आप लोगों को इंशाल्लाह उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो सेलेक्टर जो होता है, अब हमने पैराग्राफ जो है उसको हमने P बना के उसको सेलेक्टर बना दिया। P जो हो गया सेलेक्टर हो गया, उसके अंदर CSS क्या आएगी, वो हम यहाँ पे एज ए पहले सबसे क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये P लिखने के बाद आपने पहले टैग का नाम लिखने के बाद एक ब्रैकेट लिखा, ये वाला। उसके अंदर आप जो भी लिखना चाह रहे हैं ना, अब आप लिख रहे हैं फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली के बाद जो वैल्यू देंगे वो उसको वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर आपने यहाँ पे कलर लिखा, कलर के बाद आप उसकी वैल्यू देंगे। तो डिक्लेरेशन में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो याद रखना है कि टैग का सेलेक्टर आता है, ठीक है, सेलेक्टर आता है। सेलेक्टर अभी हम फिलहाल टैग से टारगेट करेंगे, वो इजी होता है, फिर बाद में चल के दूसरे सेलेक्टर देखेंगे, जैसे ID और क्लास है। तो टैग एक सेलेक्टर हमने बना लिया P का। P के बाद हमने उसकी डिक्लेरेशन के लिए ब्रैकेट ऑन की है। ब्रैकेट ऑन करने के बाद हमने जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है ना, अब CSS के अंदर होती है प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का नाम देना होता है और उसकी वैल्यू देनी होती है। जैसे हम पिछली क्लासेस में एट्रीब्यूट्स के साथ कर रहे थे, पहले हम एट्रीब्यूट्स का नाम बताते थे और उस एट्रीब्यूट की क्या वैल्यू होगी, जैसे अलाइन, अलाइन की वैल्यू सेंटर, ठीक है, HRF की वैल्यू लिंक। इसके अलावा और क्या चीज़ हमने यूज़ की थी, BG कलर यूज़ किया था, बॉर्डर यूज़ किया था। टेबल्स के अंदर हमने विड्थ यूज़ की थी, विड्थ एट्रीब्यूट होता है, उसकी वैल्यू हमने परसेंटेज में डिफाइन की थी।
तो सेम CSS में भी इसी तरह से होता है। CSS की जो डिक्लेरेशन पार्ट है, अब आपने पहले ये याद रखना है कि दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट आपका सेलेक्टर, दूसरा पार्ट आपकी डिक्लेरेशन। तो सेलेक्टर तो हमें पता चल गया कि जो भी हम टैग, जिस भी टैग को हम टारगेट करना चाह रहे हैं उसको हम सेलेक्टर बोलते हैं, और उसकी डिक्लेरेशन जो होती है वो ब्रैकेट के अंदर आती है, जिसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, पहले उसका नाम और उसकी वैल्यू। अब जो प्रॉपर्टी का नाम होता है वो हम आगे चल के देखते रहेंगे क्या क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने फॉन्ट फैमिली यूज़ किया हुआ है, इसी तरह से कलर होते हैं, बैकग्राउंड होते हैं, और फॉन्ट साइजेस होते हैं, ठीक है, पेडिंग मार्जिन होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम आगे बता रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये चीज़ करती कैसे काम है। अब उसके अलावा दूसरी चीज़, आप मल्टीपल टेक्स्ट को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे H1, H2, H3 इन्होंने एक साथ लिखा, उसके बाद इन्होंने एक ही डिक्लेरेशन में तीनों को स्टाइल दे दिया, लाइक फॉन्ट फैमिली, कलर येलो, कलर प्रॉपर्टी का नाम, वैल्यू उसकी वैल्यू, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं प्रैक्टिकल में, ताकि ये चीज़ें जो हैं हमें पता चलें। ये सेशंस मैं ऑलरेडी ड्राइव पे रख चुका हूँ, आप लोगों को रख दिए थे ना ये दो मैंने, सेशन 3 और सेशन 4, तो मैं यहाँ से इसको जो है ना ठीक है, CSS का एक फ़ोल्डर बनाते हैं। फ़ोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, अपना VS कोड ओपन करेंगे। जो लोग नहीं आए थे स्टार्टिंग क्लासेस में, उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन है कि कैसे ओपन करना है। फ़ोल्डर बनाने के बाद फ़ोल्डर में आना है और आपने राइट क्लिक करके VS कोड को ओपन करना है। अगर यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। VS कोड सर्च करेंगे, VS कोड लिखा हुआ आएगा, क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से फाइल में जाके ओपन फ़ोल्डर करके आपने जो फ़ोल्डर बनाया है उस फ़ोल्डर को सेलेक्ट करके ओपन करना है। बाकी ये है कि इसकी वीडियोस मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वो भी जो नहीं आया ना उनको कुछ टाइम के अंदर स्टार्टिंग के लेक्चर्स की, जिन्होंने क्लासेस लेट स्टार्ट की हैं, तो स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स की वीडियोस जो है ना वो उनको मिल जाएंगी कुछ टाइम के अंदर। तो फिलहाल जो है कि हम करंट जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, आप उस पर फोकस करें, क्योंकि इसके अंदर भी सारा HTML ही यूज़ होगा और हमने वही HTML ही पढ़ा है अभी तक, तो कोई भी नई चीज़ नहीं होगी। अब मैं CSS लिखना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले, और अगर मैं style.css ना लिखूँ तो क्या मैं CSS नहीं लिख सकता? अभी मुझे बनानी है वेबसाइट, ठीक है, सिंपल वेबसाइट बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले HTML की फ़ाइल बनाऊँगा ना सबसे पहले, क्योंकि HTML के बिना आपकी वेबसाइट अधूरी है। भले ही आप CSS लिख कर रहे हैं, आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, लेकिन अगर HTML नहीं लिखा आपका स्ट्रक्चर ही नहीं बना। तो स्ट्रक्चर बनेगा उसी की, तो आप फिर डिज़ाइनिंग करेंगे उसी के अंदर, तो आप स्टाइलिंग देंगे ना। तो सबसे पहले क्या बनना है, आपने इंडेक्स की फ़ाइल बनानी है, किसी भी नाम से फ़ाइल बना सकते हैं। फ़ाइल बनाने का जो फॉर्मेट है या जो भी इसके रूल्स हैं वो इस तरह से हैं कि पहले आपने नाम लिखना होता है, उसके बाद डॉट लिख के उस फाइल की एक्सटेंशन लिखनी होती है, जैसे HTML। CSS की बनाएंगे तो CSS HTML मैंने लिखा तो मेरी फ़ाइल बन गई। अगर आपने दो नाम यूज़ करने हैं तो फिर उसको जो है ना अंडरस्कोर या हाइफन के थ्रू आप कनेक्ट करें, बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए फ़ाइल के नाम में। अच्छा, ये हो गई। उसके बाद हमने देखा था बॉयलर प्लेट लगाने के लिए Shift+1 में दबा के इंटर करता हूँ, तो बेसिक बॉयलर प्लेट हमें मिल जाती है हमारी वेबसाइट के लिए। और हमने टाइटल में बताना होता है कि हमारी वेबसाइट का टाइटल क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू CSS, सही है। अब उससे पहले मैं H1 लगाता हूँ और हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ उसके अंदर। तो ये हेलो वर्ल्ड नज़र आ गया, यहाँ तक तो सबको आता है। अब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसको ये भी चीज़ें नहीं समझ में आती होंगी जो क्लासेस ले रहे हैं। तो H1 हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। अब मुझे इसमें CSS लिखनी है, CSS लिखनी है ताकि मैं इसका कलर वगैरह चेंज करूं, कुछ बैकग्राउंड बनाऊं। तो सबसे पहले CSS लिखने के तीन तरीके होते हैं हमारे पास, तीन तरीके होते हैं। एक होती है इनलाइन CSS, एक होती है एम्बेडेड, और फिर एक आती है एक्सटर्नल CSS। अब तीनों में डिफरेंट क्या है, होती तीनों CSS ही हैं और कोई डिफरेंट भी नहीं है। मतलब ये है कि इनलाइन हम उसको बोलते हैं, अभी तक हमने पिछली क्लासेस में यूज़ किया था एट्रीब्यूट स्टाइल करके,
ठीक है, इसका पता है ना स्टाइल का। स्टाइल क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट स्टाइल लिखने के बाद आप सी एस एस लिख सकते हैं, जो कि हम देख रहे थे कि सी एस एस की प्रॉपर्टी लिख रहे होते हैं पहले। अच्छा, जब आप इनलाइन सी एस एस लिखते हैं ना, तो आपको उसका जो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी बुक के अंदर, हमने देखा था कि सेलेक्टर, जब आप इनलाइन सी एस एस लिख रहे होते हैं ना, तो आपको सेलेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सेलेक्टर क्या बता रहा है? सेलेक्टर बता रहा है कि जो आप सी एस एस रूल लिख रहे हैं वो किस टैग के लिए लिख रहे हैं। सही है? तो अब जब आप इनलाइन सी एस एस लिख रहे हैं तो मतलब आप उसी टैग में लिख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो आप उसी टैग में लिख रहे हैं तो आपको सिलेक्टर बताने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल स्टाइल टैग ओपन करके लिख सकते हैं। उसको पता है कि आप इस H1 को एट्रीब्यूट दे रहे हैं ना, तो इसी को ही डिज़ाइनिंग देनी है। वो ऑलरेडी इस बात को समझता है, इसलिए आपने इसके अंदर सिंपल कलर, आपने प्रॉपर्टी का नाम लिखा। प्रॉपर्टी का नाम लिखने के बाद आप लगाते हैं कोलन। कोलन के बाद आप उसकी वैल्यू लगाते हैं रेड, और उसको इस तरह से, ये जो सेमी कोलन होता है उससे क्लोज करते हैं, तो आपकी सी एस एस अप्लाई हो जाती है इस तरह से। अब जो मैं इन लाइन लिख रहा हूँ, इन लाइन मतलब उसी लाइन में उसी टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके सी एस एस लिख रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं इनलाइन सी एस एस। ठीक है, ये मैं इनलाइन सी एस एस लिख रहा हूँ। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है एम्बेडेड सी एस एस का। अब एम्बेडेड सी एस एस क्या होती है? एम्बेडेड सी एस एस में हम ये करते हैं कि हम उसी फाइल में, मतलब एक ही फाइल में, बातें नहीं करें, इसी फाइल के अंदर हम सी एस एस लिख रहे होते हैं। सही है? तो सी एस एस लिखने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं कि हेड के अंदर, या हम इसी फाइल के अंदर एक टैग बना रहे होते हैं स्टाइल के नाम से, और उसके अंदर अपनी सी एस एस लिख रहे होते हैं। थोड़ा सा रूल देखते हैं कि ये आप लोगों ने शायद किसी ने किया भी था पिछले असाइनमेंट्स में, किसी ने ये चीज़ की भी थी। फाइल में ही आप HTML भी लिख रहे होते हैं और CSS भी लिख रहे होते हैं। असाइनमेंट मैंने भले अप्रूव नहीं किए, लेकिन मैंने असाइनमेंट सबके चेक किए हैं किसने क्या किया हुआ है। वो ये कि हो जाएगा अप्रूव। अभी मैं चाह रहा था कि सब एक साइड सबमिट करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो नहीं करना चाह रहे। अब जो नहीं कर रहे हैं वो अपना नोट्स कर रहे हैं, तो हम फ़िलहाल अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे, हम आगे ही जाएंगे। अब यहाँ नेट काफ़ी स्लो चलता है। बुक में देखते हैं। तो मैं एम्बेडेड सीएसएस की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो क्या होता है कि आप HTML के ऊपर हेड के अंदर स्टाइल टैग यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हम स्टाइल एज अ एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे थे ना, एम्बेडेड के लिए स्टाइल को हम एज अ टैग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप, अगर आप देखें, टाइटल के नीचे स्टाइल लगाया हुआ है और उसके अंदर सारी CSS लिखी हुई है। कैसे होता है? ये हमारा हेड है, हेड के अंदर हमने टाइटल के नीचे स्टाइल ओपन करेंगे। कैसे? पहले उसका ओपन टैग और फिर उसका क्लोज टैग। अब अब हमें सेलेक्टर का पता होना चाहिए। अब मैं इसको इस हेलो वर्ल्ड को रेड कलर देना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने पहले दिया था। तो पहले तो मैंने सिंपल उसी लाइन में उसको एट्रीब्यूट पास करके वैल्यू दे दी थी। अब मैं एम्बेडेड देना चाह रहा हूँ, अब मैं ये ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि एम्बेडेड CSS अब ऊपर लिखी जाती है हमेशा स्टाइल टैग के अंदर। तो अब मुझे इसको कलर देने के लिए पहले इसको टारगेट करना पड़ेगा ना, कि मैं इस H1 को ही कलर देना चाह रहा हूँ। तो वो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे जो ना इन्होंने बताया है कि हमने ऊपर देखा, जो इसका स्ट्रक्चर इन्होंने रूल हमें बताया था, उन्होंने बताया कि आप पहले क्या लिखो, सेलेक्टर का नाम लिखो। अब हम सेलेक्टर में जो बात कर रहे हैं, अभी टैग हमने एज अ सेलेक्टर समझा हुआ है। ठीक है, सेलेक्टर हमारे पास, अब सेलेक्टर में मतलब होता है कि सेलेक्ट करो उस टैग को जिसको आपने रूल देना है या आपने प्रॉपर्टी CSS देनी है। तो मैंने H1 को देना है, तो मैं H1 लिखूंगा। H1 लिखने के बाद यहाँ पे अगर बुक में देखे हो तो ब्रैकेट ओपन है, करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट क्लोज होता है। ठीक है, ये ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया। तो ये ब्रैकेट आपने लगाना है। लगाने के बाद आपने उसको अब इसके अंदर आप अपनी CSS लिख सकते हैं। आपने पहले लिखा प्रॉपर्टी का नाम। प्रॉपर्टी का नाम लिखने के बाद आपने उसकी कोई भी वैल्यू दे दी।
एक्वा, ठीक है, ये इसका कलर दे दिया, तो कलर इसकी प्रॉपर्टी हो गई और प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्वा हो गई। इस तरह से क्या होता है कि आपकी जो सीएसएस होती है वो आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड आपका यहाँ पे अप्लाई हो गया इसके ऊपर। तो इस तरह से जो है आपकी सीएसएस अप्लाई होती है किसी भी सेलेक्टर के ऊपर। अब इसको कुछ और चीज़ देनी है, फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ाना है, फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं। अब फ़ॉन्ट साइज़ क्या है? फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी का नाम है, उसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू आप दे सकते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हैं, रैम में भी दे सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे क्या चीज़ होती हैं। फ़िलहाल हम इसको 20 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज़ दे रहे हैं। मैं लिखूँगा 20 और पिक्सल, तो ये छोटा हो गया। इसको बड़ा करना है, 100 पिक्सल देना है, 100 पिक्सल बड़ा हो गया। वो किसी ने मुझसे पिछली क्लासेस में पूछा था कि हेडिंग H1 जो हम दे रहे हैं क्या उससे बड़ी कर सकते हैं? तो उस वक्त मैंने कहा था कि आप लोग इस चीज़ को CSS के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप H1 लिख रहे हैं तो उसका जो स्पेसिफिक फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो यही होता है, HTML जो हमें दे रहा है। अब आपको इससे भी बड़ा साइज़ चाहिए तो फिर आप एक प्रॉपर्टी CSS की यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़, और उसको वैल्यू दे सकते हैं। इस तरह से आप उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई सेलेक्टर की बात। अब इसी तरह से अगर मैं एक पैराग्राफ लिखूं P और उसमें लोरेम 10 लिख देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पैराग्राफ ही हमारा शो हो रहा है। अब इस पैराग्राफ को टारगेट करना है, कैसे करेंगे? कोई बताए कहाँ लगाऊं? लाइन नंबर बताओ। लाइन नंबर 13, ठीक है, क्योंकि ये हमारा H1 का ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये H1 का है। तो अब जो हमें पैराग्राफ के लिए ब्लॉक बनाना है ना, वो फिर हम इसके बाद वाली लाइन से बनाएंगे। हमने लिखा P लिखने के बाद हमने ब्रैकेट ओपन क्लोज किया। अब ये पैराग्राफ का ब्लॉक हो गया। अब इसको हम दे देते हैं बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, तो ये पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर मिल गया। इसका फ़ॉन्ट बड़ा करना है, बहुत छोटा फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज़ लिख के 50 पिक्सल दे दिया, तो ये फ़ॉन्ट बड़ा हो गया। सही है। इसी के साथ और क्या कर सकते हैं? कलर दे सकते हैं, वाइट कलर दे सकते हैं इसको, तो ये वाइट कलर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से CSS के रूल 1 बाय 1 लिखते हैं। आप थोड़ा सा देख लें इसको कि आपने पहले सेलेक्टर लिखा, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया। आप इसके अंदर जो आप प्रॉपर्टी लिख रहे हैं ना, पहले आपने प्रॉपर्टी का नाम लिख के ये डॉट लगाने, 2 कोलन, और उसके बाद उसकी वैल्यू देनी है। वैल्यू देने के बाद आपने यहाँ पे सेमी कोलन लगाना है। सेमी कोलन नहीं लगाएंगे तो वो एरर होगा, मतलब आप देख रहे हैं ये रेड हो गया आपके पास, क्योंकि सेमी कोलन जो है ना प्रॉपर्टीज़ को सेपरेट करता है। उसको पता चलता है कि आपने सेमी कोलन लगा लिया, इस प्रॉपर्टी का काम खत्म, अब आगे से आप जो लिखेंगे वो न्यू प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो CSS लिखने का रूल यही होता है, प्रॉपर्टी का नाम, उसकी वैल्यू, फिर सेमी कोलन, फिर आगे अगली प्रॉपर्टी का नाम, उसकी वैल्यू, सेमी कोलन। इस तरह से आपकी प्रॉपर्टीज़ किसी भी टैग के लिए अप्लाई होती हैं। अब मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास डिव होता है, एक डिव टैग मैंने बताया था। डिव टैग बेसिकली मैं चाह रहा हूँ, अभी देखो ये अलग अलग पड़े हुए हैं, ये ऊपर H1 वहाँ है, और पैराग्राफ वैसे तो हमें एक ही सीक्वेंस में दिख रहा है क्योंकि HTML का स्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों ना किसी एक पेरेंट में रैप हो जाएं, एक बॉक्स के अंदर रैप हो जाएं। तो डिव कैसे यूज़ करते हैं? डिव यूज़ करने के लिए हम बॉडी के अंदर हम लिखेंगे डिव लिखने के बाद डिव का भी सेम फॉर्मेट होता है, ओपन टैग क्लोज टैग। हमने लिखा ओपन टैग और उसके बाद इसका क्लोज टैग लिखा, और इस दोनों चीज़ों को डिव के अंदर हमने कर दिया रैप। अब फ़र्क कुछ भी नहीं होगा क्योंकि स्ट्रक्चर उसका ऐसा है, जब तक आप डिव को कुछ देंगे नहीं आपको डिव नज़र नहीं आएगा। सिर्फ डिव का जो काम होता है वो रैप करने का काम होता है, आपका जो कंटेंट है वो रैप हो जाता है। अब मैं इस डिव को ऊपर टारगेट करता हूँ स्टाइल के अंदर, मैं इसको बोलता हूँ डिव के बाद मैं सेमी कोलन ओपन क्लोज करता हूँ और मैं इसकी विड्थ को हैंडल करता हूँ। तो मैं विड्थ करने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है हमारे पास विड्थ प्रॉपर्टी के अंदर मैं इसकी विड्थ पिक्सेल्स में दे सकता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ 400 पिक्सेल्स। तो क्या होगा? ठीक है, अब हुआ क्या, मैंने तो डिव को दिया है, लेकिन पैराग्राफ और हेलो वर्ल्ड क्यों छोटे हो गए?
क्योंकि वो उसके अंदर है, ठीक है, वो डिफ के अंदर है। डिफ छोटा होगा तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो भी छोटे हो जाएंगे उसके साथ। अगर मैं विड्थ हटा के इसको बॉर्डर दूं, बॉर्डर देना चाहता हूं अगर मैं, ताकि मुझे नज़र आए कि डिफ के अंदर है क्या, ठीक है, मैंने लिखा बॉर्डर। अब बॉर्डर हम पिक्सल्स में बताते हैं, ठीक है, बॉर्डर की 1 पिक्सल 2 पिक्सल इस तरह से होता है, 1 पिक्सल। और उसकी टाइप होती है बॉर्डर्स की, जैसे सॉलिड, डॉटेड होता है बॉर्डर, इस तरह की 2-3 टाइप्स होती हैं बॉर्डर्स की। तो हमने लिखा 1 पिक्सल सॉलिड, और बॉर्डर हमने दे दिया ग्रीन बॉर्डर दे दिया इसको। तो अब ये आपको नज़र आ रहा है इसके चारों तरफ बॉर्डर बना हुआ। इससे हमें पता चल रहा है कि जो H1 और ये पैराग्राफ है ना, वो इन दोनों चीज़ें इस डिफ के अंदर रैप हैं। अगर मैं यहाँ HTML में इस डिफ के बाद कोई चीज़ लिखूँगा, यहाँ पे मैं H3 लिख रहा हूँ और इसमें इस तरह से मैंने कुछ लिखा, तो ये देखो ये बॉर्डर के बाहर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये डिफ के अंदर नहीं है। अगर मैं इसको पकड़ के अंदर ले जाऊँगा, अब ये बॉर्डर के अंदर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो डिफ जो काम करता है वो रैपिंग का काम करता है, आपकी चीज़ों को रैप कर रहा होता है अपने अंदर। इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा ना स्टाइल करने की कोशिश करते हैं। ये कि पहले हमने इसको बॉर्डर दिया, बॉर्डर हटा भी सकते हैं लेकिन लगा रहने देते हैं। उसके बाद हम इसको देते हैं विड्थ। विड्थ हमने इसको दी 600 पिक्सल, हमने इसको विड्थ दी। तो ये बॉक्स हमारा छोटा हो गया। अब इसको सेंटर करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब पेडिंग मार्जिन का भी इसमें कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है कि पेडिंग्स जो होती हैं ना, हमने टेबल्स के टाइम पे पेडिंग देखी थी, क्या होती हैं, किसी को समझ आई थी वहाँ पे पेडिंग का क्या काम था? एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया था। हाँ, वो स्पेसिंग होती है। सेल पेडिंग हमने देखी थी और एक सेल स्पेसिंग देखी थी। तो सेल पेडिंग क्या कर रही थी कि जो सेल था ना, सेल के अंदर स्पेस बढ़ा रही थी। ये पूरा एक अभी आगे आएगा, मैं उसको बताऊंगा कि किस तरह से ये चीज़ काम करती है। लेकिन पेडिंग क्या करता है कि अभी अभी अगर आप देखें ना, इस डिफ के अंदर ये बॉक्स जो है ना रेड वाला, वो बिल्कुल इससे चिपका हुआ है। H1 का भी इसी तरह से चिपका हुआ होगा। अगर मैं H1 को भी बैकग्राउंड दूँ, बैकग्राउंड ब्लू, तो अब अगर आप देखें ये भी इसमें बिल्कुल से जो है ना बॉक्स का जो बॉर्डर है उससे बिल्कुल लगा हुआ है साथ। अब पेडिंग क्या करती है, जिस तरह से हमने सेल्स में देखा था, टेबल के सेल्स में देखा था कि सेल पेडिंग देने से उसके अंदर सेल के अंदर स्पेस आ जाती है। तो यहाँ पे भी हम वो चीज़ दे सकते हैं, लेकिन हमें सेल पेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि CSS की अपनी प्रॉपर्टी होती है पेडिंग। आप लिखेंगे पेडिंग। अब पेडिंग आप बताते हैं पिक्सल में, आप स्पेस बता रहे हैं, तो मैंने लिखा 10 पिक्सल, 10 पिक्सल लिखा। तो अब अगर आप देखें तो ये जो बॉक्सेस हैं रेड वाले ब्लू वाले, ये थोड़े थोड़े से लाइन से दूर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब इसके बीच में 10 की पेडिंग आ गई है, इसीलिए ये थोड़े से दोनों एलिमेंट के बीच में और बॉक्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ गया। इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, मैं 10 की जगह 20 कर सकता हूँ, ठीक है, 20 होगा। तो ये पेडिंग इस तरह से काम करती है किसी भी बॉक्स के अंदर। ये तो हो गई पेडिंग। अब इन दोनों बॉक्स के बीच, इन दोनों की चीज़ों के दरमियान भी मैं पेडिंग दे सकता हूँ, मतलब हेलो वर्ल्ड और ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके दरमियान में भी मैं पेडिंग दे सकता हूँ। कैसे दूंगा? पेडिंग टॉप, बॉटम और लेफ्ट राइट, ये तीनों तरीके होते हैं पेडिंग देने के। अगर आपने सिर्फ लेफ्ट साइड पे पेडिंग देनी है तो आप यहाँ पे पूरा पेडिंग इस तरह से अगर देखें, जब आप पेडिंग 20 पिक्सल लिखते हैं ना, तो वो ओवरऑल आप चारों तरफ से पेडिंग बताते हैं उसको, टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से, राइट से। तो अगर आप सिर्फ पेडिंग ना लिखने की जगह पे पेडिंग टॉप लिख देंगे, पेडिंग टॉप 20 पिक्सल, तो क्या होगा, सिर्फ टॉप से पेडिंग बढ़ गई। देखिए नीचे से छोटा है स्पेस, ऊपर से ज़्यादा है। इसी तरह से अगर आपने बॉटम से देना है तो आप बॉटम लिख देंगे, तो वो सिर्फ नीचे से बढ़ जाएगी, ऊपर से छोटी हो जाएगी। इसी तरह से अगर राइट साइड से देना है सिर्फ, तो ये 4 तरीके होते हैं इसके अंदर पेडिंग में, राइट साइड, लेफ्ट साइड। अब देखिए यहाँ से ये चिपका हुआ है बॉर्डर के, लेकिन यहाँ से स्पेस है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ राइट साइड पे पेडिंग दी है। ठीक है, तो ये पेडिंग हम सबको दे देते हैं। अब पेडिंग के बाद हमारे पास दूसरी चीज़ होती है मार्जिन की। पेडिंग, मार्जिन दोनों स्पेसिंग होती हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है? लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक और डिव बनाया, ठीक है, एक और डिव बनाया। डिव बनाने के बाद मैंने उसमें कुछ लिखा,
div2, ठीक है। इसमें मैंने एक h1 लिख दिया। अब अगर आप देखें दोनों का बॉर्डर मिला हुआ है, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ये वाले डिव का बॉक्स और ये वाले डिव का जो बॉक्स है, दोनों के अंदर सेम बॉर्डर आ रहा है। पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है, क्यों? क्योंकि हमने ऊपर डिव लगाया हुआ है। तो जब भी मैं एक दफ़ा सेलेक्टर लिख देता हूँ ना, तो जितने भी नीचे हम सेलेक्टर उसी नाम के बनाते जाएंगे, सबको वो स्टाइलिंग मिलती जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि इस डिव को मैंने दे दिया तो फिर इस डिव को मैं वो चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमने जो सेलेक्टर जो इसको सेलेक्ट किया हुआ है ना, वो बाय टैग किया हुआ है। तो जब आप एक टैग को यूज़ करके सेलेक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो सारे जितने भी नीचे आपने जितनी भी दफ़ा पे वो टैग लिखेंगे, अगर मैं इसी तरह से एक और डिव लिख दूँ और इसमें लिख दूँ div3, तो वो इसको भी जो है ना वही बॉर्डर मिल जाएगा। देखें, सबको बॉर्डर मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर हमने एक दफ़ा रूल डिफाइन किया है div के लिए, अब वो हर div को इसी तरह से मिले जा रहा है। इस चीज़ को भी हैंडल करना होता है, क्योंकि आप लेट सपोज कि आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ इस बॉक्स को div दें, बॉर्डर दें, इन दोनों को ना दें, आपको सिर्फ एक ही div के ऊपर बॉर्डर चाहिए। तो वो कैसे होगा वो देखते हैं आगे, लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे थे मार्जिन की। तो मैं इन दोनों डिव इसको हटा देता हूँ, एक डिव को रखता हूँ। अब मार्जिन का मतलब होता है कि बॉक्स के बाहर पेडिंग स्पेस देना, बॉक्स के बाहर स्पेस देना, और पेडिंग का मतलब होता है बॉक्स के अंदर स्पेस देना। जैसे मैंने पेडिंग आपको दे के दिखाई, तो वो इस बॉर्डर के अंदर आ रही है, मतलब इस बॉक्स के अंदर आ रही है पेडिंग। मार्जिन क्या करती है, बॉक्स के बाहर आती है। अभी अगर आप देखें तो ये दोनों बॉक्स चिपके हुए हैं, क्योंकि इनके बीच में स्पेस नहीं है। लेकिन मैं अगर डिव के अंदर पेडिंग के बाद मार्जिन भी लिख दूं, मार्जिन 20 पिक्सल, तो अब इन दोनों बॉक्स के बीच में भी स्पेस आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, बॉक्स के बाहर भी स्पेस आ गई बाय यूजिंग मार्जिन। मार्जिन क्या करता है, बॉक्स के बाहर स्पेस देता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, अगर ये देख रहे हैं, ये जो है इसको हम आगे भी मज़ीद समझेंगे थोड़ा सा, लेकिन ये जो चीज़ है ना, बेसिकली होता है क्या है कि ये पेडिंग है आपका, ये एलिमेंट है जिस पे मेरा अभी माउस है, कर्सर है, ये हमारा एलिमेंट है। अब एलिमेंट के ऊपर आप देखें ना पेडिंग लिखा हुआ है, पेडिंग का मतलब होता है इस बॉक्स के अंदर की पेडिंग, उसके बाद हमारा बॉर्डर आता है। यही चीज़ हमारे पास यहाँ हो रही है, ये हमारी पहले पेडिंग पहले एक एलिमेंट आ रहा है, एलिमेंट के बाद हमारी पेडिंग आ रही है, पेडिंग के बाद हमारा बॉर्डर आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ भी बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर के बाद हमारी मार्जिन आती है। ये बॉक्स मॉड्यूल आपने लाजमी याद रखना है, ये बहुत मेन चीज़ है, समझ लें, ठीक है। इसको मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से काम करता है, लेकिन इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ है नहीं। आपने इसका सीक्वेंस याद रखना है, सबसे पहले एलिमेंट, एलिमेंट के बाद पेडिंग, पेडिंग के बाद उसका बॉर्डर, अगर आपने बॉर्डर दिया हुआ है तो, और फिर उसकी मार्जिन। तो ये पूरा इस तरह से चलता है। अभी देखो, जैसे मैं इस बॉक्स के इस ऊपर लेके जाऊंगा इसको, तो ये मुझे सारी चीज़ें दिखाता है। अब ये मैंने मार्जिन पे क्लिक की हुई है, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर आ रहा है, ब्राउज़र के ऊपर देखो यहाँ पे ऑरेंज कलर आ रहा है। तो ये मुझे बता रहा है कि ये इतनी स्पेस जो है ना मार्जिन ने ली हुई है, ये जो स्पेस आई है मार्जिन की वजह से आई है। उसके बाद अंदर बॉर्डर, तो अब बॉर्डर जो हमारा ग्रीन वाला बॉर्डर बना हुआ है वो बॉर्डर आ गया। उसके बाद ये हमारी ग्रीन वाली पेडिंग अंदर की तरफ है बॉक्स के अंदर। अगर अभी आप देखो यहाँ पे इस बॉक्स के बाद ये जो अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग है, ये ग्रीन कलर की ये पेडिंग हो गई हमारी, और लास्ट में हमारे एलिमेंट होते हैं, जो कि हमारा एलिमेंट हमें नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर के बैकग्राउंड में। तो इस तरह से पूरा इसका ये होता है सीक्वेंस सारा। अब मुझे बॉक्स को सेंटर करना है, नीचे वाला डिव में हटा देता हूँ। समझ में आ गई पेडिंग, मार्जिन पेडिंग क्या होता है? किसी का कोई सवाल है? मार्जिन पेडिंग क्या होती है, समझ में आ गई? अब मुझे इसको सेंटर करना था, तो सेंटर करने के लिए भी मैं मार्जिन का यूज़ कर सकता हूँ। जब आप उसको विड्थ दे देते हैं ना किसी भी बॉक्स को, अब जैसे हमने इसको इस बॉक्स को विड्थ दी हुई है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अभी देखिए मार्जिन मैंने दी हुई है तो वो सब जगह से ले रहा है मार्जिन। मार्जिन भी इसी तरह से टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम इस तरह से दे सकते हैं जिस तरह से पेडिंग दे रहे थे हम। मतलब ये कि मैं सिर्फ मार्जिन टॉप भी दे सकता हूँ। ये देखिए मार्जिन टॉप का ऑप्शन आ रहा है, बॉटम, लेफ्ट, राइट, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मेनली यही 4 यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि मार्जिन लेफ्ट, ऑटो, ऑटो क्या करता है? ऑटो का मतलब होता है कि जितनी लेफ्ट साइड से स्पेस ले सकते हो उतनी ले लो, मतलब जितनी भी स्पेस अवेलेबल है उतनी स्पेस ले लो। अगर मैंने मार्जिन लेफ्ट ऑटो किया तो देखो उसने क्या करा, राइट साइड पे हमारा बॉक्स चिपका दिया, क्योंकि यहाँ पे पूरी स्पेस अवेलेबल है इसके पास, ठीक है।
अगर मैं इसी को राइट साइड पे कर दूं तो वो यहाँ से उस तरफ उसको बॉक्स को हमारा लेके जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि दोनों साइड से इक्वली स्पेस आ जाए और हमारा ये बॉक्स सेंटर में आ जाए। ठीक है, वो कैसे होगा? सेंटर नहीं होगा, मार्जिन दोनों साइड से हमें ऑटो देनी है। ठीक है, मैंने उसको बोला लेफ्ट साइड से भी ऑटो ले लो, राइट साइड से भी ऑटो ले लो। कैसे? तो फिर वो क्या करेगा, दोनों को, जब मैंने मार्जिन उसको राइट साइड ऑटो दिया तो उसने लेफ्ट साइड पे बॉक्स को कर दिया। अब जब मैं उसको मार्जिन लेफ्ट दे रहा हूँ और ऑटो दे रहा हूँ, अब वो मेरा सेंटर आ गया। क्यों? क्योंकि मार्जिन राइट ने बोला कि यहाँ से जितनी स्पेस उसको मिल रही है ऑलरेडी ले लो, मार्जिन लेफ्ट ने भी वही बात बोली, तो दोनों की तरफ से 50-50% स्पेस मिली और हमारा बॉक्स सेंटर में हो गया। अब इस चीज़ को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। कैसे? आप दोनों मार्जिन लेफ्ट राइट बताएं, या फिर आप सिंपल क्या करें, डायरेक्ट मार्जिन लिख के ऑटो भी लिख सकते हैं, तब भी वो सेंटर हो जाएगा। सही है। ऊपर वाला मैंने कमेंट किया है, सीएसएस में भी आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा रूल डिफरेंट होता है सीएसएस का। सीएसएस के जो कमेंट्स बनते हैं वो स्लैश और स्टार करके बनते हैं, लेकिन शॉर्टकट वही है। कंट्रोल और ये बैक स्लैश वाला बटन जो है ना, वही शॉर्टकट होता है, लेकिन कमेंट्स लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मार्जिन ऑटो मैंने किया तो वो हो गया। अब जब हम इस तरह से एक ही नाम से यूज़ कर रहे होते हैं ना, मतलब हम मार्जिन लेफ्ट और राइट यूज़ नहीं कर रहे होते, तो वो क्या करता है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं। अभी अगर आप देखो ना, मेरा ऊपर से स्पेस नहीं आ रहा इसके पास, सिर्फ लेफ्ट और राइट से आ रहा है। उसका क्या तरीका होता है कि जब आप मार्जिन लिखते हैं ना, तो सबसे जो पहली वैल्यू लिख रहे होते हैं ना, आपने लिखा 20 पिक्सल, ये उसको ऊपर, टॉप और बॉटम मिल रही है। अगर आपने दूसरी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की तो ओवरऑल मिल रही है। अभी अगर मैं इसको सेव करूंगा तो वो ओवरऑल उसको चारों तरफ से इक्वली दे रहा है। लेकिन ये आपने उसको टॉप और बॉटम, अब आप स्पेस दे के आगे ऑटो लिख देंगे ना, अब इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट और राइट, और इसका मतलब हुआ कि टॉप और बॉटम। ठीक है, 20 पिक्सल मतलब ऊपर नीचे से ले लो, और ऑटो मतलब लेफ्ट और राइट से ले लो। तो अगर आप इसको सेव करोगे तो आप ऊपर से भी आपको 20 पिक्सल की स्पेस मिल रही है और लेफ्ट और राइट से भी ये सेंटर हुआ है। ठीक है, तो ये सीएसएस के कुछ रूल्स थे और कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, हमने यूज़ करके देखी। मॉडल, बॉक्स मॉडल हमने यूज़ करके देखा कि किस तरह से काम करता है। जी। अभी जो हमने पहले नीचे डिव यूज़ किया था, इसी के साथ आप बोल रहे हैं कि एक ही इसके अंदर दो डिव हों और हमने दोनों को अलग अलग पेडिंग मार्जिन देनी है, तो फिर अगर आप एक टैग से यूज़ करेंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर जो बाद में सीएसएस, अच्छा सीएसएस लिखने का जो रूल होता है ना, वो इस तरह से होता है कि जो नीचे लाइन में लिखी जा रही है ना, जैसे फॉर सपोज ये मैंने एक डिव लिखा है और इसको 20 पिक्सल सिंपल करके लिखते हैं, बल्कि पहले मैं ये सारा जो है ना फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको बोला बैकग्राउंड रेड, थोड़ी सी पेडिंग दे देते हैं ताकि नज़र आए वो हमें। ठीक है, अब ये रेड इसको बैकग्राउंड मिल रहा है, इसका कलर चेंज करते हैं। अब ठीक है, ये हमारा डिफ का जो बैकग्राउंड है वो रेड है। अब उन्होंने जो बात की कि हम दूसरे डिफ को दूसरी पेडिंग देना चाह रहे हैं, पहले डिफ को दूसरी पेडिंग देना चाह रहे हैं। अब होता क्या है कि सीएसएस में आपने डिव एक दफ़ा ऊपर डिफाइन कर दिया, अब वही डिव आप दोबारा नीचे डिफाइन कर रहे हैं। आपने लिखा डिव और आपने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, ये वाला दे दिया, बीज। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा कि कौन सी वाली सीएसएस चलेगी, ये वाली चलेगी या ये वाली चलेगी? आप बताओ। बाद वाली चलेगी। कौन और कोई बताए? उधर से कोई बताए? या बातें नहीं क्या करो, क्लास डिस्टर्ब होती है। बाहर जाके आप आराम से डिस्कस करो जो करना है। अभी मुझे बताओ कौन सी सीएसएस चलेगी इसमें से, ऊपर वाली चलेगी या नीचे वाली? देखो, सीएसएस लिखने का रूल ये है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लिखने का ना रूल ये है। एचटीएमएल में ऐसा नहीं होता था क्योंकि वो मार्कअप लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी स्टाइलिंग लैंग्वेज आप लिखते हैं ना,
तो हमेशा जो चीज़ बाद में लिखी जाती है ना वो ही अप्लाई होती है, सही है। क्यों? क्योंकि ये जब हमारा कोड रन होता है ना ब्राउज़र पे, जब एग्जीक्यूट होता है तो वो लाइन बाय लाइन होता है। वो सबसे पहले लाइन 1 को चलाता है, फिर लाइन 2 को चलाता है, इसी तरह से लाइन 3, लाइन 4, इस तरह से वो लाइन बाय लाइन चला रहा होता है। अब उसने क्या करा, जब वो लाइन 9 पे आया ना तो उसने डिव को बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, लेकिन अभी नीचे भी तो लाइंस पड़ी हुई है ना। फिर वो लाइन 10 को चलाएगा, 11 को चलाएगा, 12 को चलाएगा, इस तरह से चलाते चलाते जब वो 25 पे आएगा उसको दोबारा से बैकग्राउंड मिलेगा, तो वो येलो को अपडेट कर देगा, किससे? इस वाले बैकग्राउंड कलर से। तो CSS हमेशा बाद में चली जाती है। आपने एक CSS लिखी, उसके बाद दोबारा उसी टैग को यूज़ करके दूसरा रूल डिफाइन किया, तो आपकी जो CSS है वो अपडेट हो जाएगी नीचे वाली के साथ। अब हमने बैकग्राउंड कलर ऊपर दिया था, लेकिन जब वो लाइन बाय लाइन चलाता हुआ नीचे आया तो उसने 25 वाले लाइन पे जब बैकग्राउंड कलर चलाया, अब क्योंकि इसके नीचे कहीं CSS डिफाइन नहीं है, अगर मैं इसके नीचे दोबारा से डिव को डिफाइन कर दूं, अब मैं इसको दोबारा एक्वेरियम ये वाला कलर दे रहा हूँ, तो अब कौन सा कलर हो जाएगा? लाइन नंबर 28 वाला। क्यों? लाइन नंबर 28 सबसे नीचे है, ठीक है। लाइन नंबर 28 सबसे नीचे है, इसलिए सबसे लास्ट में ये वाला एग्जीक्यूट हुआ है कलर। तो जब ये वाला एग्जीक्यूट कलर हुआ है नीचे, तो कोई दूसरी चीज़ें नहीं है, अब इसीलिए उसने इसी को फाइनल कर दिया। CSS जब तक आखिरी लाइन तक चलती है और जो भी उसको सबसे लास्ट में मिलता है वही CSS अप्लाई होती है। ये बात याद रखनी है, कल को असाइनमेंट करते हुए परेशान हो कि मैंने तो CSS लिख दी, मैंने तो रेड कलर दिया था लेकिन ये तो येलो आ रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं नीचे येलो डिफाइन किया होगा, इसलिए वो येलो कलर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये बात याद रखनी है कि जो भी आप लास्ट में लिखेंगे ना वही इस पर अप्लाई होगा। जी जी, बैकग्राउंड दिया हुआ ना हमने, बैकग्राउंड इसमें, हाँ हाँ, अब वहीं आ रहे हैं ना, आगे आ रहे हैं हम। अब ये तो हमारा एक H1 है, ये बोल रहे हैं कि कोई दूसरा H1 हो और उसको दूसरा कलर देना हो, या कोई दूसरा डिव हो जैसे हमने पहले बनाया। अब अगर मैं एक और नीचे डिव बना दूं, ठीक है, और इनके बीच में जो है ना मार्जिन भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा सेपरेट हो जाए वो। अब ये दो बॉक्सेस है हमारे पे, बीच में स्पेस दिख रहा है 10 पिक्सल का। अब इनका, अब ये वैसे सही पॉइंट है और अच्छा सवाल है कि हमें जो है ना दोनों को अलग अलग कलर देना है, क्योंकि अब एक वेबसाइट में हर बॉक्स का कलर सेम थोड़ी रखेंगे। आपने किसी को कोई कलर देना है, किसी को कोई दूसरा कलर देना है, तो उसका क्या तरीका होता है, ये सारा डिपेंड करता है सिलेक्टर्स के ऊपर। अभी हम पीछे जो बात कर रहे थे सिलेक्टर्स की बात कर रहे थे, बुक में देखते हैं बुक में कैसे बताया हुआ उन्होंने। ये चीज़ हमने देख ली। अच्छा हाँ, ये एक, चलें पहले जो कर रहे हैं चीज़ उसको कवर करते हैं। तो मैं बता रहा था सिलेक्टर का, सिलेक्टर में दो तरीके, दो से या तीन तरीके भी हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो हम सेलेक्टर यूज़ कर रहे थे वो हम टेग सेलेक्टर यूज़ कर रहे थे। टेग सेलेक्टर का मतलब है कि, बातें नहीं करो, टैग सेलेक्टर का मतलब है कि जो टैग आप लिख रहे थे उसी को आप ऊपर टारगेट कर रहे थे। हम H1 को लिखना चाह रहे थे तो हम ऊपर H1 लिख रहे थे, डिव को लिखना चाह रहे थे डिव लिख रहे थे, मतलब आप टैग के नाम से कर रहे थे। लेकिन इसमें मसला यही आता है कि आपने एक रूल एक टैग को डिफाइन कर दिया, अब उस HTML में जितने भी दफ़ा आप उस टैग को यूज़ करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो वही रूल उस पर अप्लाई होता रहेगा। समझ रहे हैं बात को? तो इस चीज़ से बचने का क्या तरीका है, हम लोग ID और क्लासेस का यूज़ करते हैं, ID एट्रीब्यूट और क्लासेस का। अगर हम मैं ऊपर चले जाऊँ, एक चैप्टर के अंदर हमें बताया हुआ है कि ID एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है। अब वो ढूंढना पड़ेगा, मैं वैसे ही बताता हूँ आपको। देखें जी, हाँ, होता क्या है कि ID भी जो है ना एट्रीब्यूट है। अब एट्रीब्यूट को यूज़ कैसे करते हैं कोई बताएगा? पता होगा ना आपको? वो जावास्क्रिप्ट में नहीं जाओ, अभी फ़िलहाल यहीं आ जाओ। देखो, ID एट्रीब्यूट पहले हमें HTML में देना है, फिर उसके बाद हमें उसको CSS में टारगेट करना है। तो क्या करेंगे, पहले ID एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं कैसे? ओपन टैग में, ये तो पता है ना आपको।
ओपन टैग में आप एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं और उसकी कोई ना कोई वैल्यू लिखते हैं। अब एट्रीब्यूट का नाम है आईडी, आईडी लिखेंगे ना तो एक एट्रीब्यूट ओपन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफायर या यूनिक आइडेंटिफायर। ये क्या करता है, आपके टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रॉपर्टी या कोई भी एक की, कुछ भी एक वैल्यू असाइन कर देता है, जिससे आप उसको यूनिक बनाते हैं और बाद में उसको इजीली टारगेट करते हैं। फॉर सपोज के ये मैंने डिव में एक आईडी एट्रीब्यूट ओपन किया, जिस तरह से हम बाकी एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे थे। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, बाकी एट्रीब्यूट्स में हम देखते थे कि एचआरएफ हमने लिखा है तो उसमें लाजमी हम कोई लिंक देंगे, अगर हमने कलर लिखा है तो उसके अंदर लाजमी हम कोई कलर का नाम देंगे। आईडी एट्रीब्यूट में वैल्यू जो है ना वो आप पे डिपेंड करती है, आपका जो दिल चाहे आप उसकी वैल्यू का नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं नाम रख सकता हूँ div1 करके, div1 भी नाम रख सकता हूँ, या मैं इसको बोलूँ box1, ठीक है। अब ये आईडी की वैल्यू हो गई box1, सही है। फास्ट तो नहीं जा रहा मैं, कहीं कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग? किस किस को समझ आ रहा है यहाँ तक, हाथ उठाए। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बताओ क्या होती है आईडी। आप लोग, आपको समझ में नहीं आ रहा, हाथ नहीं उठाया ना आपने, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो आप बताओ। यार वही मसला है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जल्दी कवर करते हैं, कुछ हैं जो नहीं करते, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा था अब तक। तो अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है या मैं फास्ट जा रहा हूँ ना, तो आप पूछ सकते हैं सवाल या मुझे रोक सकते हैं, ताकि हम उसी चीज़ को दोबारा से कवर करें, बाद में हमें क्लास को ना रिपीट ना करना पड़े, जिसे हमने पिछली क्लासेस में अगेन अगेन उसको रिपीट किया है। आपको जहाँ कन्फ्यूजन हो रही है आप वहाँ पर रोक के सवाल कर लें, उस चीज़ को क्लियर करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। तो अभी आप बताओ पहले आपको क्या नहीं समझ में आ रहा। div1 div2, ये box1 की आईडी की बात कर रहे हैं, या ऊपर जो हमने ये div बनाया, ये देखें CSS को ना, CSS के रूल्स लिखने के लिए पहले हमें सेलेक्टर चाहिए होता है। लेट सपोज कि आपके घर में 4 बंदे रहते हैं, आपके 4 भाई हैं। अब कौन से भाई को काम देना है, पहले उसको बुलाना पड़ेगा ना। आपके 4 भाई हैं, आपने किसी एक भाई को काम देना है, या आपके वालिद ने, जिसने भी, आप एक भाई को काम देना है, तो वो क्या सबको बुलाएंगे, या जिसको काम देना है सिर्फ उसको बुलाएंगे? तो पहले हमें CSS रूल देने के लिए उसको बुलाना होता है जिसको हमें वो रूल देना है। समझ रहे हैं? बातें नहीं करें, डिस्टर्ब नहीं करें। तो जिसको हमें CSS रूल देना है ना, पहले उसको हमें बुलाना होता है। अब बुलाते कैसे हैं हम? सेलेक्टर का मतलब है कि सेलेक्ट करना। क्या सेलेक्ट करना? टैग सेलेक्ट करना जिसको हमने स्टाइल देना है। तो अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना है तो मैं उसको पहले CSS में बुलाऊंगा, ऊपर बुलाऊंगा। मैंने कैसे बुलाना होता है? बुलाने का तरीका ये है कि पहले आप उसका नाम लिखते हैं, नाम लिखने के बाद उसका ब्रैकेट ब्लॉक बनाते हैं। अब इससे क्या होगा कि आपका भाई फैज़ान, आपका जो भी भाई है, फैज़ान हो गया या कुछ भी उसका नाम हो गया, आपने उसके भाई को बुला लिया, और उस भाई को बुला के अब आप उसको काम बता रहे हैं। यहाँ पे आपने उसको बोला कि आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि बैकग्राउंड को ना रेड कर दो। आपने पहले काम बताया और उस काम में करना क्या है वो बताया। आपने बोला कि कलर करना है, वो कौन सा कलर करना है? लाल कलर करना है। तो ये आप पहले डिव को बुला के फिर उसको काम करते हैं। अब लेट सपोज के हमने नीचे बार बार डिव यूज़ किया हुआ है। अब आपने पहले फैज़ान को बुलाया, उसको बोला कि बैकग्राउंड कलर लाल करना है, अब वो लाल कलर करने लग गया। अब आपने उसको दोबारा बुलाया, दोबारा बुला के बोला कि ये बीच कलर करना है, ठीक है। तो वो कौन सा कलर करेगा? जो उसको बाद में इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो उसको बाद में बात बताई गई है, वो वही काम करेगा ना भाई। पहले हम एक डिसीजन हमने लिया, अब हमने उसको अपडेट कर दिया, अब हमने बोला कि अब वो वाला काम नहीं कर रहे, अब हम ये वाला काम कर रहे हैं। मतलब पहले हमने उसको बोला कि लाल कलर करना है, फिर हमने उसको बोला कि अब लाल कलर नहीं करना, अब ये वाला कलर करना है। तो वो जो दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन होता है ना, वो उसको फॉलो करेगा, जाहिर है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी यही हो रहा है कि आपने जब पहली दफ़ा में डिव लिखा तो वो उस काम को करने लग गया, लेकिन जब आपने उसको दोबारा बोला कि यार उस काम की जगह पे काम वही हो लेकिन कलर दूसरा हो, तो वो दूसरा कलर करने लग गया। सेम इसी तरह से
अगेन आपने उसको बोला कि भाई नहीं अब रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, अब कलर हमारा तीसरा ये वाला होना चाहिए, तो अब वो उसको तीसरा कलर ये वाला दे देगा। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम, बार बार div लिख के, बार बार div लिख के क्या कर रहे हैं, सो रहे हो क्या भाई, जाग जाओ यार। अरे यार छोड़ दो, क्रोम बाद में ओपन कर लेना। और किसी को समझ आ रही है या और भी कोई कंफ्यूज है इसमें, हाथ उठाए जो कंफ्यूज है। समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है केप वाले, और आपको समझ में आ रहा है पीछे, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा वो हाथ उठाए। आ रहा है सबको समझ में, देख लो, फिर नहीं बोलना कोई असाइनमेंट दे दूं सर ये हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, कैसे होगा। तो बेसिकली CSS में होता ये है कि हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे होते हैं सेलेक्टर का यूज़ करके। अब हम जो नीचे बात कर रहे थे आईडी की, आईडी भी एक तरीका है बुलाने का। पहले हमने फैज़ान को नाम दे के बुलाया था, अब हमने उसकी कोई निक नेम रख दिया, अब हम उसको निक नेम से बुलाएंगे, सही है। पहले हम उसको डिव करके बुला रहे थे तो फैज़ान आ रहा था, लेकिन मसला ये है कि आपके घर में 2 फैज़ान हैं, अब आपने फैज़ान आवाज़ लगाई, बुलाया किसी को तो आ गया दूसरा वाला। तो ऐसी चीज़ को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं आप, कोई यूनिक नाम रख देते हैं कि भाई छोटा फैज़ान बड़ा फैज़ान, सही है। तो छोटा फैज़ान बोलेंगे तो छोटा वाला आएगा, बड़ा वाला बोलेंगे तो बड़ा वाला फैज़ान आएगा। तो आईडी जो कर रही होती है ना बेसिकली यही काम कर रही होती है कि आपने अगर एक ही घर में 4 बंदे एक ही नाम के हैं तो अब सबको अलग अलग करना है ना, वरना मसला होगा बुलाने में। तो यहाँ पे भी हमें वही मसला हो रहा है। अब हम बोल रहे हैं, अब हम पहले पहले वाले डिफ को बोल रहे हैं कि तुम ये वाला कलर करो, दूसरा वाला ऑटोमेटिक करने लग जाता है। हमने बड़े वाले फैज़ान को काम दिया है, छोटा वाला अपने आप खुद ही करने लग गया। अबे भाई छोटे वाले को तो बोला ही नहीं है, तो उसको पहले बताना पड़ेगा ना कि भाई छोटे फैज़ान को नहीं करना, बड़े फैज़ान को काम करना है। तो बेसिकली अब डिफ में जो आईडी पास करने का मतलब है ना वो यही है। आईडी जो होती है ना वो निक नेम दे रहे होते हैं हम, ताकि हम उस आईडी के थ्रू टारगेट कर सकें अपने एलिमेंट को स्टाइलिंग के अंदर या सीएसएस के अंदर, सही है। तो अभी हम डिव लिख रहे थे, डिव के अंदर जो भी हम वैल्यू दे रहे थे तो वो उसको सब में अप्लाई कर रहा था। अब मैंने इसको आईडी दे दी box1 की। अब हमेशा एक बात याद रखनी है, ये रूल है सीएसएस का कि जब आप आईडी के थ्रू टारगेट कर रहे होते हैं ना तो आप लिखते हैं उसका नाम है box1, ठीक है, क्योंकि मैंने box1 दिया है। लेकिन आईडी नाम लिखने इसके पहले हैश लगाना होता है आपने हमेशा, ये आपने याद रखना है कि जब भी आप आईडी को टारगेट करेंगे तो आप हैश लगाएंगे हमेशा पहले, और फिर हैश लगाने के बाद जो भी आपने उसको नाम दिया है ना निकनेम, आप उस निकनेम को लिख देंगे box1, और फिर दोबारा से सेम आगे का सेम है, डिक्लेरेशन सेम होती है, दोबारा से हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करने। अब इसके अंदर जो डिज़ाइन, अब जो आप जो रूल्स बताएंगे ना, जो आप काम बताएंगे वो स्पेसिफिक बंदा ही करेगा, सब नहीं करेंगे। जैसे कि अब मैं दोबारा से जब बैकग्राउंड कलर लिख के कोई नया सा कलर देता हूँ, ब्लैक कलर देता हूँ, ब्लैक कलर हमने नहीं दिया अभी तक। अब देखें सिर्फ ऊपर वाले में ब्लैक कलर हुआ है, समझ रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाले में ब्लैक कलर हुआ है, नीचे वाले डिव में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब हमने उसको बताया छोटे फैज़ान तेरा काम है, बड़े वाले का काम नहीं है। तो वो समझ गया कि भाई मुझे ही करना है, बड़े वाले को नहीं करना, इसलिए वो खुद ही अपने आप में कर रहा है, जिसको हमने आईडी से टारगेट किया है। तो ये होता है कि जब आपके पास मल्टीपल टैग्स होते हैं ना एक ही HTML में, आपका सवाल था कि बार बार अगर हम H1 H2 H3 है तो आप इस तरह से उनको आईडी देके आइडेंटिटी यूनिक बना सकते हैं और फिर उनको स्टाइलिंग दे सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, सही है। आईडी का काम होता है, और आईडी के अलावा बाकी चीज़ हम फिर बाद में देखेंगे। फ़िलहाल आईडी से आप ये काम कर सकते हैं। अभी इसमें भी मसले आते हैं कुछ, वो हम देखेंगे कि कैसे होता है। बुक को थोड़ा सा देख लेते हैं, चैप्टर ख़त्म करना है हमें। ये यहाँ तक हम समझ गए, बॉक्स उसका बॉर्डर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। CSS के रूल्स हमने देख लिए। हेलो, शोर नहीं करो, यहाँ सुन लो पहले। CSS के हमने रूल देख लिए, CSS प्रॉपर्टी कैसे अफेक्ट करती हैं एलिमेंट्स को हमने देख लिया, हमने इस तरह से करके। अच्छा ये चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपके पास 3 टैग हैं H1
H2, उसमें हमने लिखा है हेडिंग 2 H3 हेडिंग 3। अब मुझे ना मल्टीपल सिलेक्टर को सेम CSS देनी है, मतलब मैं चाह रहा हूँ H1 H2 H3 तीनों को ना सेम कलर मिले। मैंने लिखा H1, अब इसमें देखोगे ना कोमा सेपरेटेड आप एक ही दफ़ा में कर सकते हो, H2 H3, और उसका कलर हमने दे दिया ब्राउन, या ये वाला कलर दे दिया। तो इस तरह से ना मल्टीपल एलिमेंट्स को भी आप सेम कलर दे सकते हो। देखो इसको, इसको और इसको, तीनों को कोमा सेपरेटेड करके मल्टीपल सेलेक्टर्स लगा के आप उनको सेम स्टाइल दे सकते हो। यही स्टाइल अगर पैराग्राफ को भी देना है तो मैं कैसे करूँगा, मतलब पैराग्राफ को भी मुझे यही कलर देना है, वो भी पूरा एक अलग हो गया। अब एक चीज़ हमारे पे रूल डिफाइन है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पैराग्राफ को भी यही कलर दूँ तो मैं दोबारा से कोमा लगा के पी भी लिख दूंगा, तो क्या होगा, पैराग्राफ को भी देखो यही कलर मिल गया हमारा, इसको और इसको। ठीक है, कोमा कोमा लगा के जितने भी एलिमेंट्स को आपने कलर देना है वो सब आप एक साथ ही दे सकते हैं। हाँ, सिर्फ बॉक्स 1 को देना है तो हमने बॉक्स 1 को दूसरा नाम दिया हुआ है ये वाला, तो हम क्या करेंगे, मार्जिन दूसरे वाले बॉक्स से हटा के इसको दे देंगे, हम इसको बोलेंगे मार्जिन 10 पिक्सल। अब सिर्फ वो इसी पे अप्लाई होगा। इसी तरह से ऊपर हमने यहाँ पेडिंग भी दी थी, तो पेडिंग भी सिर्फ इसी में अप्लाई होगी। नीचे वाला देखो बिल्कुल छोटा हो गया, सिर्फ ऊपर वाले में पेडिंग मार्जिन है। तो इस तरह से आईडी के थ्रू टारगेट करके स्पेसिफिक एलिमेंट को आप दे सकते हो पेडिंग मार्जिन, या आपने जो भी स्टाइलिंग देनी है। तो ये हो गए हमारे रूल्स। इस बॉक्स के और इस बॉक्स के, अच्छा ये इसमें बॉक्स और 1 के बीच में ये ऐसे स्पेस नहीं दे, पता क्या है, ये दो अलग नाम हो गए, बॉक्स अलग हो गया, 1 अलग नाम हो गया, लेकिन आईडी हमेशा ना एक ही होती है। अब जो बॉक्स 1 की आईडी मैंने इस डिफ के लिए यूज़ की है ना, वो आप किसी और के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूनिक बनाने के लिए तो हम आईडी यूज़ करते हैं। अगर आप एक ही यूनिक चीज़ मल्टीपल चीज़ों को दे देंगे तो फिर वो यूनिक ही नहीं रहेगा। और इनका सवाल है कि क्या स्पेस दे सकते हैं, स्पेस नहीं दे सकते। आप इसको अगर अलग अलग करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, हाइफन लगा के, अंडर स्कोर लगा के। अगर आप इसको इस तरह से करेंगे ना, तो अब अगर हम देखें तो हमारी वो CSS हट गई। उसके लिए हमें फिर यहाँ से भी जो है ना सिर्फ बॉक्स को टारगेट करना होगा, बल्कि वो आईडी के अंदर मल्टीपल हो ही नहीं सकती, तो एरर आएगा, काम नहीं करेगा। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको इस तरह से 1 करना है। सही है, इस तरह से आप उसको सेपरेट कर सकते हो। ये हमने जो देखा था आज, हमने इंटरनल CSS और एक्सटर्नल का जो तरीका है वो देखा था। अब चैप्टर 1 में ही आखिरी तरीका है, वो भी देख लेते हैं, एक्सटर्नल CSS का। सही है, तो एक्सटर्नल CSS कैसे यूज़ करते हैं, इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और एक्सटर्नल CSS से ये होता है कि आपका जो फाइल है ना वो अच्छा मैनेज हो जाता है, क्लीन रहता है फाइल। एक्सटर्नल CSS करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे बताया हुआ है कि एक्सटर्नल CSS कैसे यूज़ करनी है। लिंक टैग होता है एक हमारे पास, ठीक है, लिंक टैग होता है जो क्या करता है, आपकी फाइल्स को आपस में लिंक करता है। उस तरह से लिंक नहीं करता जो हम क्लिक पे करवा रहे थे, बल्कि फॉर सपोज के दो अलग अलग फाइल हैं, एक H1 की और एक CSS की। आप चाह रहे हैं जो CSS में अंदर रूल लिखे हुए हैं वो आपकी HTML फाइल में आ जाएं, तो पहले आपको दोनों फाइलों को लिंक करना होता है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और फाइल बना दूँ style.css की, ठीक है, अब हमारे पास वहाँ पे एक आईडी थी ना, ये वाली आईडी थी, या कोई भी चले
हम एक नया टैग बना लेते हैं, हम बनाते हैं स्पेन बनाते हैं हम, दिस इज़ स्पेन टैग, ठीक है। अब ये स्पेन टैग हमने बना लिया जो कि हमें यहाँ शो हो रहा है। अब मैं एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब क्या होता है, अभी हमने बात की इंटरनल सीएसएस की, एम्बेडेड सीएसएस की और एक्सटर्नल सीएसएस की, जिसमें मैंने आपको इनलाइन और एम्बेडेड सीएसएस का बताया। इनलाइन सीएसएस क्या होती है, जो आप टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके लिखते हैं, सही है। ये आपने याद रखना है कि जैसे ये है, अब मैंने इसके अंदर स्टाइल लिखा, अब इसके अंदर जो भी मैं प्रॉपर्टीज यूज करूंगा वो हमारी इनलाइन सीएसएस होती है। एम्बेडेड सीएसएस उसका तरीका ये है, आपने ऊपर हेड के अंदर एक टैग लगाया स्टाइल का, और उसके अंदर आपने वो सारे रूल्स अपने डिफाइन कर दिए, वो हो गई आपकी एम्बेडेड। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि एक्सटर्नल मतलब बाहर, एक्सटर्नल मतलब बाहर कहीं लिख रहे हैं आप उससे अपने रूल्स को। तो एक्सटर्नल फाइल का मतलब होता है कि आपने एक अलग से स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल बना ली। अब स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल बनाने का भी रूल सेम है, फाइल के बीच में नेम के बीच में स्पेस नहीं आता, बल्कि क्या होता है कि अगर आपने स्पेस देना है हाइफन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली ना स्टाइल करके आप नाम रखें उसका, ठीक है। और उसके बाद डॉट डॉट जैसे हम HTML में लगाते थे, और आगे CSS, तो आपकी एक फाइल बन जाएगी। अब मैंने इस स्पेन को, ये वाले स्पेन को ब्लू कलर देना है, मैं कैसे करूँगा? हम्म, जैसे वहाँ कर रहे थे ना वही चीज़ हमें यहाँ करनी है, सिर्फ लिखने की जगहें चेंज हुई हैं, लिखने का तरीका चेंज नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे स्पेन, स्पेन लिखने के बाद हमने कलर लिखा, मैंने क्या बोला था, कुछ और कलर देते हैं, ये देते हैं वायलेट। क्या ये कलर मुझे नज़र आएगा? ठीक है, नहीं नज़र आ रहा, क्यों? फाइल आपकी लिंक ही नहीं है, ठीक है। जब आप एक्सटर्नल सीएसएस लिखते हैं ना, तो आपको फाइल लिंक करना पड़ती है पहले। अब लिंक करने का तरीका क्या है, जिस तरह से हम पीछे जब एंकर टैग लिखते थे तो हम फाइल का पाथ बताते थे, ठीक है। आप एंकर टैग लिखते थे, फाइल का पाथ बताते थे, तो आपकी उस पाथ के थ्रू आपके वो फाइल कनेक्ट हो जाते थे। इसी तरह से ना आपने HTML की फाइल को भी कनेक्ट करना होता है। अगर आप बुक में पहले चैप्टर में देखेंगे तो इन्होंने एक लिंक टैग बताया हुआ है, जिसके अंदर आप href देते हैं। अब href आप एंकर टैग में भी देते थे, लेकिन फ़र्क क्या था, उसके अंदर पेजेस कनेक्ट होते थे, इसके अंदर फाइल्स कनेक्ट होती हैं, सही है। तो आपने क्या दिया, आप सबसे पहले टाइटल के बाद आएंगे नीचे, यहाँ पे आप लिखेंगे लिंक। लिंक लिखने के बाद, वैसे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, जब आप लिंक लिखते हैं ना तो आपको सारी सजेशन दे रहा होता है कि आपने किस टाइप की फ़ाइल को लिंक करना है। तो आप .css भी लिखेंगे ना, तो वो आपको ऑलरेडी रेल बता देगा। ये रेल क्या करता है, बेसिकली टाइप बता रहा होता है कि आप एक स्टाइल शीट को लिंक करने वाले हैं, सही है। और href में आप उस फाइल का नाम बता रहे होते हैं। दोबारा से करते हैं, आपने सबसे पहले क्या लिखा, लिंक लिखा। लिंक लिखने के बाद आपने रेल लिखा। अब यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखोगे रेल की, तो ये क्या करता है, स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन HTML पेज एंड द फाइल इज इट इज़ लिंक्ड। ये रिलेशन बताता है कि आपकी फाइल के, जो आप फाइल लिंक कर रहे हैं उसके साथ रिलेशन क्या होगा आपका, ठीक है। द वैल्यू शुड बी स्टाइल शीट व्हेन दी लिंकिंग CSS फाइल। तो जब CSS की फाइल लिंक करनी होती है ना, तो वैल्यू क्या होती है, स्टाइल शीट होती है, जो कि यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिल रही थी। तो आपने लिखा स्टाइल शीट, इसी तरह से स्पेलिंग थी ना। और आगे आपने लिखना होता है क्या, href। href के अंदर जिस तरह से हम फाइल पाथ बताते थे, कैसे बताते थे फाइल पाथ, नाम लिख के, फाइल का नाम लिख के बताते थे। हाँ, तो आप जब स्टाइल लिखेंगे ना, या अगर स्लेश भी देंगे ना, तो वो आपको सारे सजेशन दे रहा होगा। अब आपने HTML में HTML तो कनेक्ट करनी ही नहीं है, आपने CSS कनेक्ट करनी है। तो आप इसको स्टाइल डॉट CSS जब कनेक्ट करेंगे, अब अगर आप देखेंगे तो आपका स्पेन का कलर चेंज हो गया। क्यों? जब मैंने ये लाइन लिखी ना, तो उसने मेरी स्टाइल डॉट CSS की फाइल HTML के अंदर कनेक्ट कर दी। कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे अब जो भी मैं रूल्स लिखूंगा ना, वो सारे मेरी वेबसाइट पे चलेंगे। लेट सपोज कि मैं ये एज इट इज़ सारा का सारा कॉपी करके,
यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो अभी भी मेरी डिज़ाइनिंग चल रही है क्योंकि मेरी फ़ाइल कनेक्टेड है। अगर मैं इस फाइल को कमेंट कर दूँ यहाँ से, तो अब मेरी सारी डिज़ाइनिंग चली गई जो भी हमने काम किया। तो इस फाइल को कनेक्ट करना होता है लाजमी जब आप एक्सटर्नल CSS लिखते हैं। सही है। अब इसको फ़िलहाल ऐसे ही रखते हैं ताकि आपको ये कोड में याद रहे कि ये हमने एम्बेडेड CSS से किया था और ये हमारा एक्सटर्नल CSS से हमारा स्पेन का कलर आया। अब बाकी जो चीज़ आप यहाँ लिख रहे थे ना, बैकग्राउंड, फ़ॉन्ट साइज़, पेडिंग, मार्जिन, वो सब आप यहाँ भी लिख सकते हो। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हो। हमने 3 तरीके देखे हैं, एक्सटर्नल का, इनलाइन का और एम्बेडेड का। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका यूज़ करना चाह रहे हो। ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल CSS का हो गया। उसके बाद हमारा इंटरनल CSS का मैंने बताया कि स्टाइल के थ्रू होता है। ठीक है, यही सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं जो अभी बुक में आ रही हैं। इंटरनल CSS लिखनी है आपने, तो आपने इसको एम्बेडेड CSS भी बोलते हैं। उसको आप क्या करेंगे, स्टाइल लिख के और उसके अंदर सारा लिखेंगे जो कि अब हम देख रहे थे अपने पास। उसके बाद CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं मैंने बताया आपको। सेलेक्टर्स में यूनिवर्सल सेलेक्टर होते हैं। अब ये कल देखेंगे इसको थोड़ा सा डीप में कि सेलेक्टर्स किस तरह से काम करते हैं। आईडी सेलेक्टर होता है, चाइल्ड सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर होता है। कल जो टॉपिक करेंगे हम इन सेलेक्टर्स को ही सीखेंगे क्योंकि सेलेक्टर ही मेन चीज़ होती है। डिज़ाइनिंग तो आप इजीली कर लेंगे। अब आपको पता है बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड लिखना है, पेडिंग देनी है, पेडिंग लिखनी है, मार्जिन देना है, मार्जिन, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद रूल्स क्या होते हैं। रूल्स मैंने बताया आपको। पहले आप लिखते हैं सेलेक्टर का नाम, उसका ब्लॉक लिखते हैं, ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। हम्म, हाँ हाँ, ऐसा समझ लें आप। असल में है ये कि जो आप H1 लिख रहे हैं ना, बेसिकली आप जैसे मैंने बताया कि नाम से बुला रहे हो आप, तो आप जो HTML में H1 रखा हुआ है ना, आप उसको नाम बोल रहे हो, नाम लेके उसको अपनी CSS में बुला रहे हो बेसिकली। तो इस तरह से H1 ही होता है वो। लेकिन लिखने का तरीका दोनों में चेंज है। उसके अंदर आप ओपन क्लोज टैग लिखते हो, यहाँ पे आप ब्रैकेट का ब्लॉक्स बनाते हो। अच्छा, इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस क्या क्या मतलब है, कि क्लास, ये हमने नहीं देखा, कल देखते हैं इसको कि क्लास क्या होता है। ठीक है। अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करने का क्या मतलब, क्यों यूज़ करते हैं हम, क्या पर्पज़ है। व्हेन बिल्डिंग अ वेबसाइट देयर आर सेवरल एडवांटेज टू प्लेसिंग योर CSS रूल्स इन अ सेपरेट स्टाइल शीट। वैसे तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इन्होंने कुछ डिफाइन किए हुए हैं। अब सबसे बड़ा तो बेनिफिट ये है कि लेट सपोज कि आपकी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, 4-5 पेजेस हैं। हर पेजेस के अंदर आप एक ही यूज़ कर रहे होंगे ना, थीम वगैरह, कलर वगैरह, सबकी स्टाइलिंग आप सेम ही रखना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि होम पे आपने पिंक कलर रखा हुआ है, अबाउट के अंदर ब्लू कर दिया, तो सबका स्टाइल एक ही जैसा होता है, डिज़ाइनिंग थीम एक ही जैसी होती है। तो उसके लिए अगर आप एक अलग से स्टाइल शीट बना लेते हैं ना, इस तरह से अलग से एक स्टाइल शीट बना लेते हैं, तो उससे होता क्या है कि ये इस CSS को आप मल्टीपल फाइल्स में भी लिंक कर सकते हैं। आपने अबाउट का एक about.html बनाया और उसके अंदर सेम लाइन कॉपी कर दी है वाली, तो अब यही वाली CSS फाइल आपकी अबाउट में भी कनेक्ट हो जाएगी, वहाँ पे भी चलने लग जाएगी। तो एक तो ये बड़ा बेनिफिट होता है कि मल्टीपल पेजेस में आप काम कर रहे हैं और आप एक ही स्टाइल शीट बना दें तो वो सब जगह पे अप्लाई होती है, आपको हर फाइल के लिए अलग CSS नहीं लिखनी पड़ती। सही है। अच्छा, दूसरा बेनिफिट क्या है कि हाँ, अब अगर CSS फाइल को हम अलग लिख रहे हैं ना, तो आपका जो ये लिखा हुआ है कि वंस द यूज़र हैज़ डाउनलोडेड दिस CSS स्टाइल शीट द रेस्ट ऑफ दिस साइट विल लोड फास्टर। आपकी जो अलग बाकी जो पेजेस हैं वो फास्ट जो है ना लोड हो जाते हैं, कि ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा होता है। सही है। अब ऐसा होता है कि आप जब वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और काम करते वक्त आपने H1 को सब जगह पे H1 को कोई कलर या कुछ दिया हुआ है। अब अगर आपने हर एक को अलग अलग फाइल्स के अंदर टारगेट करके कलर दिया हुआ है या इनलाइन CSS के अंदर कलर दिया है, कल को आपको रिक्वायरमेंट है कि जितनी भी हेडिंग है उनको सबका कलर चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपने अलग अलग सबको लिखा हुआ है तो आपको एक एक करके टारगेट करके सबको चेंज करना पड़ेगा।
अगर आप इसी को ग्लोबल करके एक फाइल स्टाइल शीट बना दें, जो हमने अभी देखा बना के, उससे क्या होता है कि आप एक ही जगह पे चेंजेस करते हैं, वो सब जगह पे आपकी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। उससे ये एक बेनिफिट है स्टाइल शीट बनाने का कि आप एक स्टाइल शीट बना के इसको सेंट्रलाइज करके रखें और फिर उसको हर पेजेस में आप यूज़ करें। सही है। तो ओवरऑल जो चैप्टर था उसमें यही था कि कुछ चीज़ें हैं जैसे क्लास, वो हम कल देखेंगे कैसे होता है। इसके अलावा सिलेक्टर्स, और कौन से सिलेक्टर्स होते हैं, वो सारे सिलेक्टर्स हम देखेंगे ये वाले। इसके अंदर अभी हमने आज कौन से पढ़े हैं, आईडी सिलेक्टर पढ़ा है और टैग सिलेक्टर पढ़ा है कि टैग बाय टैग भी हम उसको टारगेट कर सकते हैं। बाकी के जो सिलेक्टर हैं वो फिर नेस्टेड चाइल्ड्स वगैरह के लिए हैं, वो हम कल देखते हैं। जी। हम्म। हम्म। हाँ, वो कर सकते हैं। उसके लिए स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है रेडियस। ये हमारा डिव है। अब इसको अगर मैं बॉर्डर रेडियस करके दूंगा ना, अब रेडियस के अंदर आपने बताना होता है कि कितना राउंड कर रहे हैं आप, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, मिलेट से मैंने बोला 50 पिक्सल। तो हमारा डिव जो है ना वो देखो ये वाला, क्योंकि हमने किसको दिया है, box 1 को दिया है, तो सिर्फ उसने box 1 को राउंड कर दिया। सही है। तो इस तरह से आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर दी हुई नहीं है लेकिन बॉक्स तो विजिबल है ना। बॉर्डर है बट उसका कलर नहीं है। बॉर्डर को कलर देने के लिए आप फिर कलर देते हैं, तो फिर उसके ऊपर कलर आता है। लेट्स सपोज के बॉर्डर कलर, लेकिन इसके अंदर पिक्सल बताने होते हैं। पिक्सल बताएंगे, अभी उसको 0 पिक्सल है तो वो विजिबल नहीं है। अब आप उसको पिक्सल बताएंगे कि आपको 1 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए, 2 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए, उसके बाद वो बॉर्डर की विड्थ आती है और फिर उसको कलर आता है। तो बॉर्डर होता है जो अभी मैंने आपको बॉक्स मॉड्यूल खोल के दिखाया ये वाला, उसके अंदर आपके पास देखोगे ना तो पेडिंग के बाद हमेशा बॉर्डर आता है। ठीक है, ये बॉर्डर होता है। अब इसको कलर देंगे तो वो नज़र आएगा, कलर नहीं देंगे तो नज़र नहीं आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास मार्जिन होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर की समरी है कि CSS डिलीट ईच एलिमेंट एज इट अपेयर्स इनसाइड इट ऑन बॉक्स। ठीक है, बॉक्स वाली हमने चीज़ देखी फर्स्ट में कि जो भी HTML की अपेयरेंस है वो एक तरीके से एक बॉक्स के अंदर, CSS बॉक्स के अंदर रैप होती है। उसको हमने बॉर्डर दे के देखा कि फिर वो बॉर्डर देने के बाद किस तरह से विजिबल होता है, हम कैसे एक एलिमेंट्स को अपने डिफ के अंदर रैप कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं कि एलिमेंट्स किस तरह से दिखेगा, उसकी क्या अपेयरेंस होगी, कितना फॉन्ट साइज होगा, कितनी पेडिंग होगी, कितनी स्पेसिंग होगी, वो सब किसके थ्रू होता है, CSS के थ्रू होता है। रूल्स आर मेड अप ऑफ सिलेक्टर। सिलेक्टर्स वाले रूल्स देखे हमने कि सिलेक्टर्स दो तरह के आज हमने देखे। एक तो टैग वाला जिसके अंदर क्या रूल है कि आप सबसे पहले सिलेक्टर का नाम बताएंगे, जो कि हमने देखा P हो सकता है, H1 हो सकता है, स्पैन हो सकता है, लिंक में ए हो सकता है इनका टैग। तो जो भी टैग का नाम होता है ना, बेसिकली वही हमारे पास CSS के अंदर सिलेक्टर होता है। सेलेक्टर हो गया, उसके बाद उसकी डिक्लेरेशन आती है। डिक्लेरेशन बोलते हैं जो हमने ब्लॉक बनाया था कर्ली ब्रैकेट का, और उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ लिखी थी, वो बेसिकली क्या होता है कि डिक्लेरेशन होती है हमारी। और उसके अंदर बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स होते हैं जो कि हमने आज नहीं देखे हैं, वो हम कल देखेंगे। और मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, प्रॉपर्टीज़ और एलिमेंट्स हमने देख लिया। प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ होती हैं, जो कि अभी हमने बात की। ब्लॉक के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कलर, उसकी कुछ वैल्यू होती है। मार्जिन एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर वैल्यू हम दे रहे हैं कि पिक्सल में हम कितनी मार्जिन देना चाह रहे हैं। इसी तरह से पेडिंग वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। CSS रूल्स यूजुअली अपेयर इन सेपरेट डॉक्यूमेंट ऑल्सो दे में अपेयर विद इन एन HTML पेज। ये भी हमने देख लिया कि CSS के रूल्स हैं वो सेपरेट डॉक्यूमेंट में भी आप लिख सकते हैं, जो कि हमने फाइल बनाई style.css वाली, और उसके अंदर सारे रूल्स जो हैं वो हमने डिफाइन किए हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे। और किसी का कोई सवाल है या कुछ समझ में नहीं आया हो? इसका असाइनमेंट कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो डिज़ाइनिंग आज हमने देखी है ना, ये सारे कोड की भी प्रैक्टिस कर लेना, मैं भेज दूँगा यार।
अब आपने जो असाइनमेंट बनानी है ना, उसके अंदर पहले हम ये कर रहे थे कि सिर्फ हम HTML का यूज़ करते थे तो असाइनमेंट लिमिटेड होती थी। और मैंने बताया भी था कि आपने सिर्फ HTML ही यूज़ करना है, CSS यूज़ नहीं करनी। उसका रीज़न ये था कि पहले आपकी HTML की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, जो काम HTML से आप कर सकते हैं एटलीस्ट वो आप करें, फिर जाके आप CSS यूज़ करें। लेकिन CSS में ऐसा है कि आप थोड़ा सा खुद से भी पढ़ेंगे इसको, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सारी चीज़ें क्लास में नहीं होती कवर। तो अब जो असाइनमेंट होगा ना, उसमें ये कि आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छा करके बना सकते हैं, क्योंकि अब जो असाइनमेंट है वो डिज़ाइनिंग वाले असाइनमेंट्स होंगे सारे। अब सिर्फ इस स्केलेटन या स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, अब उसकी हम डिज़ाइनिंग भी करेंगे पेजेस की। तो जो जितना अच्छा डिज़ाइन कर सकता है, कितने अच्छे कलर्स आप यूज़ कर सकते हो, बॉक्स को कैसे सेपरेट कर सकते हो, स्पेसिंग कैसी रख सकते हो, ये अब आप पे डिपेंड करता है जी। अब असाइनमेंट होगा कोई मैं फाइल वगैरह दूंगा, लाइक उसकी JPG वगैरह की। अब आपने बेसिकली स्क्रीन बनानी होंगी, ठीक है, पहले सिंपल, फिर थोड़ी सी एडवांस टाइप पे जाएंगे। अब वो लिंक्स वगैरह तो बना लोगे ना CSS के थ्रू, वो जो हेडर्स में लिंक्स बनती हैं, अबाउट, हाँ इमेज ही होगी, क्योंकि डिज़ाइनिंग उसी को देख के होगी। आपने क्या करना है, जो इमेज आपको दी जाएगी एग्जैक्ट आपने सेम बनाने की कोशिश करनी है। हाँ CV वाली थी, लेकिन वो सिंपल था, मतलब उसमें कुछ ऐसा था नहीं। इसके अंदर अब ये है कि डिज़ाइनिंग वाली इमेजेस होंगी जो आपको देंगे। एक्सटर्नल करें। एक्सटर्नल से ये फ़ायदा है कि मल्टीपल आपकी प्रैक्टिस शुरू से अच्छी हो जाएगी, बेस्ट प्रैक्टिस होगी। अगर आप एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, कोड क्लीन रहेगा, एक ही CSS फाइल को मल्टीपल HTML के अंदर आप यूज़ कर सकेंगे, आपको हर पेज के लिए अलग से स्टाइल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक्सटर्नल यूज़ करें, लेकिन आपको ना तीनों तरीके यूज़ करने आने चाहिए, कि एम्बेडेड भी और इनलाइन भी और एक्सटर्नल भी, तीनों तरीके आने चाहिए। फिर अगर आप इनलाइन के अंदर ही अच्छा मैनेज कर सकते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन यही है कि आप एक्सटर्नल यूज़ करें। हाँ इंटरनल मतलब फाइल के अंदर ही, और एक्सटर्नल मतलब बाहर कोई नई फाइल है उसकी CSS। सही है। किसी का कोई सवाल है और इसके अलावा? कौन सी वाली फाइल की? हाँ, फाइल की लिंक कनेक्ट करने का ये होता है कि पहले आपने फाइल बना लिया। अब मैंने आपको दिखाया था कि स्पेन जो है ना, वो हमारा पहले काम नहीं कर रहा था जब तक हमने दोनों फाइलों को आपस में कनेक्ट नहीं किया था। हाँ वही बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि फाइल कनेक्ट करने के लिए पहले आप फाइल बनाते हैं स्टाइल का। फाइल बनाने के बाद अब आप अपनी HTML की फाइल में उस CSS को लाना चाह रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो आप क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास बुक में भी हमने देखा था, और हमारे पास टैग होता है लिंक का। आप लिखेंगे लिंक। जब आप लिंक लिखेंगे ना, तो आप खुद से पूरा भी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कि लिंक, और उसके बाद उसके अंदर आप पहले रेल उसकी टाइप बताएंगे कि जो आप फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं वो बेसिकली कौन सी फाइल होने वाली है, वो जावास्क्रिप्ट की फाइल होने वाली है या CSS की फाइल होने वाली है, ठीक है। तो ये बताएंगे। या फिर सिंपल आप क्या करें, आप जब लिंक लिखते हैं ना, तो आपके पास सारी सजेशंस आती हैं, फेव आइकन है, ये CSS है, इंपोर्ट है, ठीक है। अब हमने CSS की फाइल इंपोर्ट करनी है, तो हम CSS वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। हमने CSS वाले ऑप्शन पे आके इंटर करेंगे, तो ऑलरेडी वो हमें इससे क्या फ़ायदा है कि हमें वो रेल जो है ना, वो हमें लगा के देगा। अब ये अब ये इसने बेसिक जो है ना हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। कभी कभी आपका फाइल जो स्टाइल की फाइल है वो इस डायरेक्टरी में नहीं होगी। लेट सपोज कि एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर आपने स्टाइल रखी हुई है, तो डायरेक्टरी हम पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं। डायरेक्टरी को हम पहले पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टरी अगर है तो डायरेक्टरी के अंदर वाली फाइल कैसे निकालनी है। वो याद है ना, डॉट स्लैश करके जो हम कर रहे थे, वो चीज़ होती है। तो अभी तो फिलहाल हमारे पास सेम लेवल पे डायरेक्टरी, जिस जिस लेवल पे इंडेक्स रखा हुआ है उसी लेवल पे स्टाइल रखा हुआ है। तो अभी तो हमें डायरेक्टरी में नहीं जाना, सिंपल हम स्टाइल डॉट CSS लिखते हैं। HRF का काम क्या होता है, एंकर टैग में हमने देखा था, HRF लिंक्स को लिंक्स के थ्रू कनेक्ट कर रहा होता है हमारी फाइल्स को। तो यहाँ पे भी HRF वही कर रहा है। HRF के अंदर आप बेसिकली पाथ बताएंगे उस फाइल का जो आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आपने लिखा स्टाइल डॉट CSS। इससे होता क्या है, अब आपकी जो ये CSS की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी यहाँ इंपोर्ट हो गई हैं। अब आप इजीली जो है ना यहाँ की चीज़ों को वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इसको कोई भी टैग बना के, नया टैग बना के आप उसको स्टाइल के अंदर कॉल कर सकते हैं। सही है।
तो इस तरह से हमारी फ़ाइल कनेक्ट हो जाएगी और हमारा जो स्टाइलिंग है वो सारी हमें यहाँ पे नज़र आने लग जाएगी। फ़िलहाल ये मैंने इसी फाइल में रखा है ताकि आपको जो कोड है वो अभी आज हमने एम्बेडेड का ज़्यादा देखा था, इंटरनल सीएसएस का, तो आपको ये पता होगा कि इंटरनल सीएसएस कैसे यूज़ होती है, और एक्सटर्नल के लिए हमने सिंपल स्पेन यूज़ किया हुआ है। बाकी अब जो हम कल से जो सीएसएस लिखेंगे वो सारी जो है ना हम एक सेपरेट फाइल में करके लिखेंगे ताकि हमारा कोड क्लीन रहे और बेस्ट प्रैक्टिस शुरू से ही हमारी चलती रहे। अच्छा, क्लास टाइमिंग का थोड़ा सा ख्याल रखें क्योंकि मैं जल्दी आके बैठ जाता हूँ, आप लोग लेट आते हैं, फिर ये कि हम आगे मज़ीद जो है ना चीज़ें हमारे पे टाइम कम हो जाता है सीखने के लिए। तो क्लास टाइमिंग आपकी 9 AM तक है, तो आपने क्या करना है, हेलो, कुछ बता रहा होता हूँ तो थोड़ा ध्यान से सुन लिया करो, बाद में हो जाती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्लास टाइमिंग 9 बजे की है, तो आपने एनी हाउ नोट 10 तक पहुंचना है, उसके बाद फिर क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे फिर हमें जो है ना वेट करना पड़ता है मज़ीद, हम आगे जो हमें टाइम कम मिलता है फिर हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, ज़्यादा नहीं सीख पाते। वैसे ही हमारी क्लास जो है ना 10 मिनट पहले ख़त्म होती है, तो आपने क्या करना है, 9:10 तक अलाउ है, 9:10 के बाद फिर जो आएगा उसको फिर अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोशिश करें कि 9 बजे तक आ जाएं क्योंकि मैं जल्दी आके बैठता हूँ, आपने भी जल्दी आना है।